Hello everyone, I welcome you to this lecture. आज we will be discussing the unit attitude of ethics paper 4. इसमें we will see the core concepts of attitude, the function of attitude, influence of attitude, relation with behavior, moral versus attitude, values versus attitude, social influence, persuasion and stereotypes. So it will be a very comprehensive class for this unit of attitude. तो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक डायरेक्टली। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। सो एटीट्यूड इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी जो कि एक रोल प्ले करता है इन शेपिंग आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड ओवरऑल आउटलुक। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मेरा एक मतलब मेरी एक साइकोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज स्मॉल, मतलब दिस इज नॉट रियल लाइफ एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। सो व्हेन आई वाज अ किड, मुझे हो सकता है मुझे एक डॉग ने काटा था। तो अ स्ट्रीट डॉग बाइट्स मी। अब ये मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था कभी जीवन में। सो माय साइकोलॉजी अब कैसी हो गई है, जो मेरी फंडामेंटल साइकोलॉजी है वो कैसी हो गई है कि आई एम अ बिट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। सो सपोज दिस हैपेंड व्हेन आई वाज 5 years old. नाउ आई एम 30. हो सकता है अभी भी जब मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, सपोज दिस इज मी वॉकिंग ऑन द रोड, एंड मैं यहाँ पे एक डॉग देख लूँ, तो मैं इसको देख के डर जाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट रनिंग। अगेन दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो आई विल स्टार्ट रनिंग, या मे बी, मतलब मैं ऐसा करता नहीं हूँ बट मे बी, या हो सकता है मैं यहाँ से कोई पत्थर उठा लूँ टू इन डिफेंस, कि भाई मैं इसको डराने के लिए कि डिफेंस में अपने एक स्टोन उठा के उसकी तरफ एम करूं ताकि बेसिकली वो मेरे पास ना आए। तो दिस इज बेसिकली ड्रिवन बाय फियर, दीज बोथ इमोशंस, कि मैं भाग रहा हूँ या मैं उस पर डिफेंसिव फॉर्म में उस पर अटैक कर रहा हूँ। डिफेंस ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली आइडियोलॉजी से। तो दिस इज बेसिकली क्या मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अब हो सकता है एक और इंसान हो यहाँ पे, इसी सेम रोड पे चल रहा है, उसने बचपन से उसके घर पे डॉग्स पाल रखे थे और बीसियों साल से उसके घर पे डॉग्स थे, तो वो तो इस डॉग को देख के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। सो बेसिकली दो लोग हैं, दिस पर्सन एंड मी। हम दोनों में डिफरेंस क्या है? हम दोनों के सामने सेम ऑब्जेक्ट है या सेम सिचुएशन है या सेम इवेंट है, बट हम दोनों के रिस्पॉन्ड अलग है, हम दोनों का बिहेवियर अलग है। तो व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द फैक्टर जो ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? मतलब ही इज शोइंग केयर टू द डॉग एंड आई एम शोइंग फियर फ्रॉम द डॉग। तो ये दोनों चीज को शेप कौन कर रहा है? सो दीज बोथ आर शेप्ड बाय एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड है केयर का, मेरा एटीट्यूड है फियर का, कि मैं तो डरता हूँ भाई, और वो तो कुत्ते वुत्ते देखता है तो वो ही इज अ एनिमल लवर काइंड ऑफ गाय। तो उनका एटीट्यूड अलग है। तो अब इस एग्जांपल को इस डेफिनेशन में डाल के देखते हैं। सो एटीट्यूड इज बेसिकली द प्री डिस्पोजिशन और इंक्लिनेशन टू रिस्पॉन्ड, कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगे टू अ पर्टिकुलर पीपल, सिचुएशन और इवेंट। सो बेसिकली कि एटीट्यूड इज शेपिंग आवर थॉट्स, आवर बिहेवियर एंड आवर ओवरऑल आउटलुक ऑन द लाइफ। ये सब एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम क्या एक्शन लेंगे? कुत्ते को देख के मैं भाग जाऊंगा, दैट इज बिकॉज माई एटीट्यूड फॉर द डॉग इज आई एम फियरफुल ऑफ द डॉग। हो सकता है कि वो दूसरा इंसान ना भागे बिकॉज ही इज एनिमल लवर, ही ट्रीट्स द डॉग डिफरेंटली, उनके एक्सपीरियंस अलग रहे होंगे। तो एटीट्यूड इज बेसिकली इंक्लिनेशन टू रिस्पॉन्ड। आपने धोनी को देखा होगा, व्हेन इंडिया टेक्स अ विकेट ही इज वेरी काम एंड कूल। वहीं आपने कोहली को देखा होगा, ही सेलिब्रेट्स वेरी एग्रेसिवली। तो दोनों के अपने अपने एटीट्यूड है। तो वो सिचुएशन होती है कि एक विकेट ली इंडिया ने, सपोज जसप्रीत बुमराह ने किसी बैट्समैन को आउट किया पोजीशन के, तो अ इवेंट हैज अकर्ड और अ सिचुएशन हैज अकर्ड। इसमें धोनी कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? व्हाट विल बी हिज इंक्लिनेशन, है ना, एंड व्हाट विल बी विराट्स इंक्लिनेशन टू रिस्पॉन्ड? दैट इज ड्रिवन बाय देयर एटीट्यूड्स। सो एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन इन अ पर्टिकुलर वे। वहां पे हम कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे टू द सिचुएशन और इवेंट, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। आई होप दिस इज क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा क्या एटीट्यूड है, वी हैव अ वेरी वेरी फ्रेंडली एटीट्यूड, वी प्रमोट हॉस्पिटैलिटी, हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, दैट इज द गेस्ट इज द गॉड। सो देयर इज अ एटीट्यूड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इनग्रेन्ड इन द इंडियन कल्चर, बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। इसी वजह से जब हमारे घर पे कोई आता है तो वी कंसिडर इट एज आर ड्यूटी टू वेलकम द गेस्ट, टू रिस्पेक्ट द गेस्ट, टू शो काइंडनेस। हम सबसे पहले जाते हैं, वी ऑफर देम वाटर। तो अतिथि देवो भव, हॉस्पिटैलिटी की ये तो इंडियन एटीट्यूड है ही है, ये कल्चर में इनग्रेव्ड है। देन वी ऑल्सो हैव द एटीट्यूड ऑफ ब्रदरहुड। कैसे? वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज one family, the world is one family. So we have a universal brotherhood attitude which reflect that the people of India and India believe that all the people globally are interconnected and they should be treated with understanding, compassion, love, brotherhood, fraternity। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें मेंशन है, प्रियम्बल में। देन वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ राइचियसनेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा सत्यमेव जयते का nara, that truth alone triumphs. So we have this reflects our attitude of righteousness. It reflects that yes, India believes that truth and justice always prevails in end। कहते हैं ना कि सत्य की जीत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, बट द ट्रूथ विंस। सो दैट इज सत्यमेव जयते। सो आई होप एटीट्यूड का क्या मतलब होता है आप वो समझ गए होंगे। एंड इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा कि एटीट्यूड, इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखे कि कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं और कैसे दे शेप आर आइडियोलॉजी। एक ही लाइन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज अ पर्सन, इन्होंने सिविल सर्विसेज के 3 अटेम्प्ट्स दिए, तीनों अटेम्प्ट्स में बैक टू बैक फेलियर, इनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। अब इनके पास 3 अटेम्प्ट के बाद 2 ऑप्शन है, या तो ही कैन वर्क हार्ड एंड गो फॉर द 4th अटेम्प्ट, और ही कैन जस्ट लीव। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लीव नहीं करना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिसीजन टू मेक कि अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर इट, तो आप छोड़ सकते हो। मगर अगर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको पैसों की भी इकोनॉमिक कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली से भी कोई प्रेशर नहीं है, ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेज एंड हिज सिचुएशन अलाउज हिम टू प्रिपेयर फॉर इवन 2-3 years मोर, तो उस कंडीशन में अगर हम देख के चले तो अब ये 4th अटेम्प्ट देंगे या ये 4th अटेम्प्ट नहीं देंगे, ही विल क्विट आफ्टर द 4th अटेम्प्ट। ये इनको डिसाइड करना है जस्ट ऑन वन बेसिस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इनका मन है काम करने का, मेहनत करने का, या नहीं है। सपोज इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि नहीं, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल गिव 4th अटेम्प्ट, और उसमें अगले साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ही गेट्स अ रैंक। ये एक सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई बहुत वर्क हार्ड हो गया, अब नहीं हो पाएगा, सो आई एम क्विटिंग। ये दोनों सेम इंसान के रिजल्ट्स हैं। मतलब इफ यू विल चूज दिस ऑप्शन, उनके साथ ये उनका फ्यूचर ये होगा, इफ यू चूज दिस ऑप्शन उनका फ्यूचर ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा। सो इन दोनों डिसीजन लेने में क्या चीज़ थी, मतलब डिफरेंसेस आप देखो, डिफरेंस कितना बड़ा है। एक में तो आप सीधा सीधा सिविल सर्वेंट बन जाओगे एंड एक में आप पक्का सिविल सर्वेंट तो नहीं बन रहे हो, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया आपके लाइफ में। और डिसीजन क्या था? डिसीजन बहुत छोटा सा था, हार्डवर्क करना है या हार्डवर्क नहीं करना है। एटीट्यूड क्या था? अब ये डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी? इट इज़ द इंक्लिनेशन ना टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपके पास? यहाँ क्वेश्चन है कि फिर से 1 साल अभी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, 1 year ऑफ हार्ड वर्क और चाहिए। तो हो सकता है एक आदमी जिसका एटीट्यूड बेकार हो, आलसी हो, वो कहे इट्स बेटर टू क्विट, है ना, क्या फ़ायदा है। एंड एक इंसान जो बहुत ही डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, वो कह सकता है कि नहीं, आई विल वर्क हार्ड। तो द एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन, अगर उनका एटीट्यूड ये वाला है कि ही विल वर्क हार्ड,
सो बहुत छोटा सा चेंज है, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ कर रहे हैं वो, कि ही इज़ जस्ट सिलेक्टिंग कि मतलब अल्टीमेटली वो चीज़ बहुत बड़ी है, मगर देखने में बहुत छोटा लगता है कि ओके एक और अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, और इन्होंने छोड़ भी दिया तो क्या ही लगता है कि ठीक है छोड़ दिया। दिखने में कितना छोटा है मगर इम्पैक्ट दोनों का कितना बड़ा है। सो आप देख रहे हो कि एटीट्यूड जो आपके एक्शन को शेप करेगा, वो आपके रिजल्ट्स पे कितना इम्पैक्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट दिस कोट इज ऑल अबाउट, कि एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग। लिटिल थिंग क्या है, कि मुझे क्विट करना है या मुझे कंटिन्यू करना है, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस क्या है, हो सकता है मेरी रैंक आ जाए अगले साल, तो अगर मैंने क्विट नहीं किया तो हो सकता है मेरी रैंक आ जाए, मगर अगर मैंने क्विट कर दिया तो पक्का ही है मेरी रैंक नहीं आएगी। सो द लिटिल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस। और वही होता है एटीट्यूड, कि मेरा एटीट्यूड है आई विल फेस फेलियर, आई विल लर्न फ्रॉम देम, एंड आई विल वर्क हार्ड, आई विल बाउंस बैक बेटर, आई विल बिकम बेटर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। इसको एटीट्यूड ट्राइंगल आप याद रख सकते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। वन इज One is the cognitive component, second is the affective component, and third is the behavioral component. Let me remove all this. Okay, so let us first begin with the cognitive component. तो cognitive component क्या होता है? So basically this component refer to the beliefs that we have. एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ belief के साथ यहाँ पे. This is belief or our thoughts that we attribute, that we would associate with an object. ऐसा मतलब all those components of attitude जिनको भी, जैसे जो भी which are related with our belief system, which are related with our thought system, या जो हम एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, वो सब हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट का पार्ट होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से इमेजिन करिए कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के प्रति, ठीक है। तो द कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हो सकता है, कि आप हो सकता है सोचते हो कि जैसे हम प्लास्टिक है, अगर हम अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे एंड रीयूज करेंगे, तो व्हाट विल इट डू, इट विल हेल्प अस रिड्यूस द वेस्ट। ये आपने दिमाग में सोचा। सो आपने जो भी सोचा एट द कॉग्निटिव लेवल, दैट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। अब ये आपने क्यों सोचा, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था कि भाई इन्वायरमेंटल कंजर्विस्ट हूँ मैं, तो मैं ये सोचूंगा। हो सकता है मैं इसमें ये भी सोच सकता कि यही अगर वेस्ट हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो जो मरीन लाइफ है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ है विच यू कैन थिंक, विच यू कैन बिलीव, इसका और इजी एग्जांपल देता हूँ, दैट यू कैन हैव अ कॉग्निटिव एटीट्यूड ऑफ बिलीव इन गॉड। अगर आपका ये कॉग्निटिव एटीट्यूड है, द कंपोनेंट, द कॉग्निटिव कंपोनेंट, द बिलीव, कि आप भगवान में मानते हैं या आप जिस भी गॉड में मानते हैं, तभी तो आप उनके मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, चर्च एक्सेट्रा जाएंगे ना। बट फर्स्ट यू विल हैव टू बिलीव एट द लेवल ऑफ योर ब्रेन, एट योर कॉग्निटिव लेवल, तभी वो एटीट्यूड डेवलप होगा। देन वी हैव दिस अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली इट रेफर्स टू द इमोशनल और द फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। इसमें जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं टूवर्ड्स अ सर्टन ऑब्जेक्ट। अब जैसे इफ आई बिलीव इन गॉड, है ना, देन आई विल ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन आई विजिट एनी रिलीजियस प्लेस, क्योंकि मेरा कॉग्निशन था, मेरा बिलीव था गॉड में, इसीलिए मैं हैप्पी रहूँगा। जब मेरे इमोशंस भी इम्पैक्ट होंगे जब भी मैं कोई मंदिर में जाऊंगा या मस्जिद में जाऊंगा या कहीं पे भी जाऊंगा एक्स वाई जी। और अगर कोई उसके अगेंस्ट में कुछ करे तो मुझे गुस्सा भी इसीलिए आएगा क्योंकि आई हैव दिस अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड देन द थर्ड इज द बिहेवियरल कंपोनेंट। दीज आर बेसिकली एक्शन विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड। सो इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली द वे, इट इज द वे द एटीट्यूड
influence our action to behave in a certain manner. So it can involve the intention to behave in a फॉर एग्जांपल ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अगर हमने जो इन्वायरमेंट का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम इन्वायरमेंटल कंजर्विस्ट हैं, सो वी बिलीव दैट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, एंड वी फील हैप्पी व्हेन वी टेक इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा? वी विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लीन अप ड्राइव्स, जैसे आपने देखा होगा मुंबई वगैरह में होते हैं या बहुत सारी जगह पे होते हैं। दे गो टू प्लेसेस, है ना, बहुत सारे लोग एक साथ वॉलेंटरली इकट्ठा होंगे एंड दे क्लीन अप द स्ट्रीट्स और द पार्क्स, या कोई स्वाम्प या मार्श में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो रखा है तो उसको भी क्लीन करते हैं। सो दैट विल बी माई एटीट्यूड। तो ये एक एनवायरनमेंट के एग्जांपल से हुआ। अगर इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं कि आई बिलीव इन गॉड, आई फील हैप्पी व्हेन आई वर्शिप गॉड, बिहेवियर क्या होगा? आई विल डू ऑल द रिचुअल्स, आई विल परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स एज पर माई रिलीजियस कैलेंडर। जो जो फेस्टिवल्स आते हैं मैं सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। सो कॉग्निटिव लेवल पे फर्स्ट आई हैव टू बिलीव द गॉड, इफेक्टिव अफेक्टिव लेवल पे आई हैव टू एसोसिएट अ फीलिंग एंड इमोशन विद द गॉड, एंड देन एट द बिहेवियरल लेवल मेरे एक्शन इन्फ्लुएंस होंगे, मैं उन गॉड के सारे रिचुअल्स फॉलो करूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट आर दीज कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वो कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एग्जांपल, एक आखिरी एग्जांपल और समझा देता हूँ कि लेट अस सपोज दैट दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू हेल्दी डाइट। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट ये होता है कि यू बिलीव कि अगर मैं जंक फूड को अवॉइड करूँगा, अगर मैं ऐसी चीज़ें जो बार बार सेम ही ऑयल में कुक होती हैं, फॉर एग्जांपल दैट फ्राइड मोमोज या उस टाइप की चीज़ें, अगर मैं उनको अवॉइड करूँगा तो आई विल बेसिकली अवॉइड अ हार्ट अटैक। मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे मेंटेन रहेंगे, मेरी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरी ओवरऑल जनरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? आई बिलीव कि ये सारे फूड्स मुझे नहीं खाने हैं, एंड वॉट आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, क्लीन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड फूड खाना है मुझे। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज एट द कॉग्निटिव, दिस इज एट द कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? अफेक्टिव कंपोनेंट होगा कि जब मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करूँगा, नहीं खाऊंगा, और जब मैं फ्रेश फ्रूट्स खाऊंगा, फ्रेश वेजिटेबल्स खाऊंगा, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा और अच्छे से रहूंगा, तो आई विल फील मोर एनर्जाइज्ड, आई विल फील पॉजिटिव, आई विल फील हैप्पी। मुझे हो सकता है स्ट्रेस या डिप्रेशन वगैरह से फाइट करने में भी आसानी रहे। सो दिस वॉज कॉग्निटिव, दिस वॉज इफेक्टिव। अब बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा? बिहेवियरल कंपोनेंट होगा कि ये मैं हैबिट ही बना लूंगा। मतलब मुझे पता था ये चीज़ें खराब होती हैं, जंक फूड नहीं खाना है। मैंने हेल्दी डाइट फॉलो करी 7 दिन 10 दिन, उसके बाद मैंने जब और फॉलो किया तो 20-25 दिन बाद मुझे बहुत एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव लगने लगा। अब जब मुझे ये लगने लगा है तो मैं इसको एक परमानेंट हैबिट बना लूंगा। आई विल इनग्रेन ऑल दीज थिंग इन माई लाइफस्टाइल। सो दैट इज द बिहेवियरल कंपोनेंट। और ये सब मिलके क्या करेंगे? these all three will these all three components will form a positive attitude of mine towards a healthy lifestyle. I hope now things are clear, and we can move towards discussing our this thing, relationship of cognitive and affective domain and their impact on the behavior. तो इतने जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, इसमें एक एग्जाम्पल और आप समझिए। एग्जाम्पल ले लीजिए मेडिसिन का। आपकी तबीयत खराब है, मैं अब ये याद रखिएगा, वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप विद इन दीज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमने समझ लिए। अभी तक एक बार एक क्विक समरी करवा देता हूँ। एटीट्यूड क्या होता था हमने वो समझा, इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा, वी सॉ द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड।
सो इसमें हम फोकस करेंगे कॉग्निटिव और अफेक्टिव के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि यही इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप विल ड्राइव योर बिहेवियर. सो सपोज दिस सी रिप्रेजेंट कॉग्निटिव एंड ए रिप्रेजेंट अफेक्टिव. आपकी मान लीजिए तबीयत खराब है. अब आपको हो गया है बहुत ज़्यादा बुखार, भगवान ना करे हुए, मगर मान लो कि एक सिचुएशन है हाइपोथेटिकल कि यू आर नॉट फीलिंग वेल. तो यू हैव टू यू नो कि यू हैव टू टेक अ मेडिसिन और यू हैव टू टेक अ इंजेक्शन. आप उस इंजेक्शन को लेके ही ठीक होंगे. अब अफेक्टिव डोमेन आपका बोल सकता है कि यार इंजेक्शन से दर्द होता है और दवाई का टेस्ट बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, तो मेरे फीलिंग्स और मेरे इमोशंस उसको लेके नेगेटिव हैं, कि मतलब डिसगस्ट वाले हैं कि नहीं नहीं यार मुझे नहीं खाना, मतलब बेकार ही होती है दवाई, ववाई का टेस्ट बहुत बेकार होता है. तो मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट तो ये कह रहा है एटीट्यूड का, मेरा अफेक्टिव एटीट्यूड जो है वो तो नेगेटिव है. तो वो कह रहा है नहीं भाई मैं नहीं खा पाऊंगा. मगर जो मेरा कॉग्निटिव एटीट्यूड है, जो मेरा बिलीफ है कि डॉक्टर ने जो बताई है मेडिसिन या जो भी इंजेक्शन, ये कैसी भी हो, साइंटिफिकली दिस विल वर्क ऑन माय बॉडी एंड यही मेरे पास एक क्योर है अपनी दिक्कत का, तो आई हैव टू ईट दिस. तो इस कंडीशन में क्या होगा, योर कॉग्निटिव एटीट्यूड, योर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड विल सुपर ओवर पावर योर अफेक्टिव कंपोनेंट, और फिर आप क्या करोगे, नाक बंद करके दवाई खा लोगे. सो व्हेन योर कॉग्निटिव component is overpowering your affective component, what will be your behavior, what will be your action, कि आप दवाई खा लोगे irrespective of the fact कि affective component आपका उस चीज़ को लेके नेगेटिव है. एक एग्जांपल और देख सकते हैं. सपोज आप शॉपिंग करने गए, आप एक इकोनॉमिक इंसान हो, कॉग्निटिव लेवल पे यू बिलीव कि यार सेविंग्स करना चाहिए, फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए. तो आप इकोनॉमी वाइज बहुत सेव करके चलते हो पैसे वगैरह, और बहुत वाइजली स्पेंड करते हो. ठीक है. अब एक अफेक्टिव डोमेन हो सकता है, आपको कोई एक छोटा सा टॉय वगैरह दिखा जिसको देख के आपको अपने बचपन की याद आ गई, तो आपके इमोशंस अटैच थे इससे. तो हो सकता है ये 100 रुपए की चीज़ थी, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना. आपका इकोनॉमिक वाइजनेस आपको बोलती है कि मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है. द कॉग्निटिव जो आपका बिलीव है वो तो कह रहा है कि ये वेस्ट है एक्चुअली, किसी काम का नहीं रहेगा ये वेस्ट है. मगर आपके इमोशंस इससे अटैच्ड हैं, वो कह रहे हैं कि यार इसको इसको देख के अपने चाइल्डहुड की याद आ गई. तो आप क्या करते हो, आप ये ले लेते हो. व्हाट विल बी योर एक्शन, यू विल परचेज इट, यू विल परचेज इट. दिस इज एग्जांपल वेयर योर अफेक्टिव कंपोनेंट्स ओवर पावर योर कॉग्निटिव कंपोनेंट्स. सो रिलेशनशिप्स में सारी चीज़ें हो सकती हैं, कभी कॉग्निटिव भारी पड़ सकता है अफेक्टिव पे, कभी अफेक्टिव भारी पड़ सकता है कॉग्निटिव पे. एंड विच फंक्शन इज मोर डोमिनेटिंग विल shape your behavior. Behavior is what, behavior is action. एटीट्यूड हमारे क्या, एटीट्यूड हमारे डिसाइड करते हैं हमारा बिहेवियर कैसा होगा. बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज एटीट्यूड इज व्हाट, एटीट्यूड इज अ प्रीडिस्पोजिशन फॉर व्हाट, टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. सो दिस बिहेवियर इज नथिंग बट दैट एक्शन, कि हम कैसे वे में एक्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर बिहेवियर. एंड इसको कौन गाइड करता है, हमारा एटीट्यूड. और एटीट्यूड में जो दो कंपोनेंट्स थे, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, इनमें से कौन सा किस टाइम पे डोमिनेट करता है, दैट ऑल्सो शेप्स आर बिहेवियर और आर एक्शन और आर एटीट्यूड. आई होप रिलेशनशिप क्लियर होगा तीनों चीज़ों में. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक एटीट्यूड होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. या कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे हो रहा है. तो फर्स्ट इज द क्लासिकल और द पेवोलियन कंडीशनिंग. तो एक पैवलोव करके फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कंडीशनिंग दी थी, वेर ही सेड कि अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ सिग्निफिकेंट स्टिमुलस, है ना, एंड विच विल इलेक्ट अ सिमिलर रिस्पॉन्स. तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि मतलब वी इन्वॉल्व पीपल एंड कुछ एक जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, सो ही रिसीव्स गुड कॉम्प्लीमेंट जब भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं. तो व्हाट इज दिस अच्छे मार्क्स, दिस अच्छे मार्क्स इज द न्यूट्रल स्टिमुलस. अब ओवर अ टाइम दिस चाइल्ड माइट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग गुड मार्क्स. फॉर एग्जांपल, दिस वाज दिस चाइल्ड,
वेन एवर ही ब्रिंग्स हिज रिपोर्ट कार्ड, एंड उसमें इन्हें A++ रेटिंग मिली होती है, वो फर्स्ट क्लास में है। तो फर्स्ट क्लास में इनको A++ रेटिंग मिली, तो इनको ना पेरेंट्स ने बहुत शाबाशी दी। तो ये कैसा एक्ट किया? दिस एक्टेड एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। एक न्यूट्रल स्टिमुलस मिला, और ये जो कॉम्प्लीमेंट इनको मिले, ये एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस था। ये रिपोर्ट कार्ड तो न्यूट्रल है, ये कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंट है उस बच्चे के एटीट्यूड को शेप करने के लिए। अब ओवर द टाइम ये सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है, हमेशा ये क्लास के टॉपर बनते गए। इनको एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस मिलता गया अपने पेरेंट्स से, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या हो सकता है कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट भी दिया हो या शाबाशी दी हो। तो इट ड्राइव्स हिम कि भाई बार 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 मुझे और अच्छे मार्क्स लाने। सो ऐसा करते करते ही माइट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड एंड अचीविंग ग्रेट मार्क्स। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, विच इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। आप खुद को एसोसिएट करिए, मतलब आप जिसको भी सिखाना चाह रहे हैं कुछ चीज, उसको उस प्रोसेस से एसोसिएट करवाइए, where a neutral stimulus becomes associated with a significant stimulus, है ना। और उससे बार बार फिर आप देखेंगे कि एक सिमिलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंड दैट विल डेवलप इनटू अ एटीट्यूड। आई होप ये क्लियर है। देन एटीट्यूड फॉर्मेशन में ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। दिस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्टिक एंड कैरेट बोल लीजिए, या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोल लीजिए। यू ब्रिंग गुड मार्क्स, गुड मार्क्स लाइए, आपको मिलेंगे रिवॉर्ड। आप बैड मार्क्स लाइए, आपको मिलेंगे डंडे। बस सिंपल सा है कि अगर आप मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो रिवॉर्ड आपके अंदर एक मोटिवेशन ड्राइव करेगा कि मुझे हर बार अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ऐसे आप में एक एटीट्यूड आ जाएगा अच्छे मार्क्स लाने का, पॉजिटिव आउटकम्स लाने का। मगर अगर आप बेकार मार्क्स लाएंगे और आपको जब दो छड़ी पड़ेंगी या कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आपका एटीट्यूड उसके अगेंस्ट में एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि यार बैड मार्क्स तो बेकार चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं लाना है दोबारा। सो बेसिकली कि इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ पे बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम्स। जो भी बिहेवियर्स हैं विच आर फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम्स, जैसे एक कोई सा बिहेवियर था कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ाई करी, उसका पॉजिटिव आउटकम क्या हुआ? गुड मार्क्स मिले। तो इसको हम देंगे रिवॉर्ड्स। तो बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम्स आर रिवॉर्डेड, while those which are followed by negative outcomes are discouraged। तो पनिशमेंट दे देंगे। तो उससे होगा क्या कि ये जो एक बिहेवियर था, एटीट्यूड था हार्डवर्क करने का, अगर हम इसको रिवॉर्ड देंगे तो ये डेवलप होगा। और एक एटीट्यूड था लेजीनेस का, लेजी होने की वजह से बैड मार्क्स आ रहे थे, जब हम इसको पनिश करेंगे तो ये जो एटीट्यूड है लेजीनेस का, ये भी पनिश्ड होगा। जब इसको पनिशमेंट मिलेगी तो हम इसको बेसिकली डिस्करेज करेंगे, तो ये बच्चे में नहीं आएगा, या जिसको भी हम सिखा रहे हैं उसमें नहीं आएगा। Then another method of formation of attitude is by observation learning. Observation learning या social learning भी कह सकते हैं। तो it is basically you are acquiring some attitude या behavior by observing other, especially जैसे बच्चों में होता है, वो पेरेंट्स को देख के ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर, शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग लेडी। आज सुबह सुबह शी हैड हाई फीवर, but still she went for her work, so that shows her dedication। अब अगर मैं पढ़ रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी अगर थोड़ा बहुत सर दर्द होगा, तो मैं, मतलब मेरे में वो एटीट्यूड मम्मी से सीख के आ गया है ऑब्जर्वेशन से, कि अगर मेरा थोड़ा भी सर दर्द हो गया, जैसे मुझे अभी खांसी हो रही है, तो आई एम स्टिल टीचिंग, क्योंकि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनसे मैंने वो एटीट्यूड देख के सीख लिया है कि इवन व्हेन शी वाज नॉट वेल, शी हैड दिस एटीट्यूड टू फाइट, टू स्टैंड अप एंड टू वर्क फॉर हर सेल्फ, फॉर हर फैमिली, फॉर मी। तो ये चीज़, ये एटीट्यूड मुझ में भी है कि इफ आई एम इवन व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल, देन ऑल्सो आई विल हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। तो ऐसे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन भी आप चीज़ें सीख सकते हैं।
देन ऑब्वियसली कल्चर आपको सिखाता है। कल्चर आपका एटीट्यूड शेप करता है थ्रू शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, है ना, और प्रैक्टिसेस जो एक कम्युनिटी में होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है, आप देखेंगे किसी भी कल्चर में हो, सपोज दिस इज अ कॉपी और बुक, ठीक है, आप ये पढ़ रहे थे। अब मोस्टली जितने भी कल्चर्स हैं उनमें एजुकेशन को ना बहुत ही सेक्रेड चीज़ माना जाता है, और जो एजुकेशनल टेक्स्ट होते हैं या जो उनकी भी बुक्स होती हैं, तो उनको वो बुक्स भी ऑब्वियसली बहुत सेक्रेड होती हैं। तो आप सारी कल्चर्स में देखेंगे कि ये बुक जैसे रखी हुई है, मान लो चलो ये कोई नॉर्मल सीबीएसई की एनसीईआरटी है। अब ये एनसीईआरटी रखी हुई है एंड आपकी गलती से इस पे ये बुक आपसे गलती से डेस्क से नीचे गिर गई, तो मोस्ट लाइकली आप जब भी इसको उठाएंगे, तो हर कल्चर ने हमें क्या सिखाया है कि ये हाई वैल्यू की चीज़ थी, इसमें हमारी बिलीव्स जुड़े हुए थे कि एजुकेशन सेक्रेड होती है, हमारी वैल्यूज इसमें है। तो कुछ लोग हो सकता है उस बुक को उठा के माथे से लगाएंगे, कुछ लोग हो सकता है उस बुक को ऐसे जैसे टच करके पाँव पड़ते हैं उस टाइप से पाँव पड़ेंगे, कुछ लोग हो सकता है उस बुक को ऐसे किस टाइप करेंगे। तो वेरियस कल्चर शेप करेगा, सबका अलग अलग होता है, कोई उसको माथे से लगाएगा, कोई उसके पाँव पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चर। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल कि हाउ अ एटीट्यूड इज फॉर्म। तो ये मैंने कल्चर से सीखा कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस चीज़ के पैर पड़ लेना, है ना, इसको अपने सर से लगा लेना। तो ये चीज़ कल्चर से आ गई। अब एक लेकिन एटीट्यूड डेवलप डेवलप हो गया है। एटीट्यूड ऑफ व्हाट? एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिंग। रिस्पेक्टिंग, है ना। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ऑफ एटीट्यूड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली शोइंग परसिवरेंस। तो एटीट्यूड्स जनरली दे टेंड टू बी कंसिस्टेंट विद बिहेवियर। अगर एक इंसान का एटीट्यूड किसी चीज के प्रति पॉजिटिव है, तो दे आर लाइकली टू एंगेज इन बिहेवियर्स जो सपोर्ट करें उस एटीट्यूड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एटीट्यूड है कि आई एम अ इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सन, तो मैं जब भी कहीं पे ट्री कटता देखूंगा तो मैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करूंगा। आई विल फाइट टू कंजर्व इट, टू सेफगार्ड इट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी हेयर इन टर्म्स ऑफ characteristic of attitude refers कि how my attitude is tending to be consistent with a particular behavior। अगर मैं बोलूँ कि मेरा एटीट्यूड एनवायरमेंटलिस्ट का है लेकिन मैं ही जाके पेड़ काट दूँ, तो ये क्या हो जाएगी? ये हिपोक्रेसी हो जाएगी कि भाई ये कैसी बात हुई। सो देयर नीड्स टू बी अ कंसिस्टेंसी। सो व्हेन अ पर्सन who will value environmentalism, conservation, he is likely to conserve trees, conserve the nature and make environmentally sustainable choices। हो सकता है वो ईवी खरीद लें, घर पे सोलर लगवा लें, क्योंकि ही बिलीव्स कि कोल की वजह से CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देयर विल बी अ कंसिस्टेंसी इन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। देन अनदर इज स्टेबिलिटी। सो वाइल एटीट्यूड कैन चेंज, हो सकता है कि अभी मेरा एटीट्यूड आई माइट बी इंटॉलरेंट, आई माइट हैव अ एटीट्यूड ऑफ इंटॉलरेंस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, बट हो सकता है ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस मैं टॉलरेंट हो जाऊं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया था, अभी तो मेरे पुराने एक्सपीरियंस ये बेकार ही थे, तो आई हैव दिस फीलिंग ऑफ फियर, आई हैव अ एटीट्यूड ऑफ फियर, या आई हैव अ एटीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई दूर ही रहो डॉग से। मगर हो सकता है आगे चल के कभी कोई डॉग मेरी हेल्प कर जाए। मे बी मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कोई गुंड मतलब कोई थीफ आया, उसने मुझ पे अटैक कर दिया, वहीं पे एक स्ट्रीट डॉग था रैंडम, उसने आके इसको भगा दिया, तो मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, मेरा हो सकता है एटीट्यूड चेंज हो जाए डॉग्स के प्रति।
तो ये हम मानते हैं कि एटीट्यूड कैन चेंज, बट दे आर जनरली स्टेबल ओवर टाइम। ऐसा अब आप बताओ, ऐसा कितनी बार होता है? ये तो मैंने बहुत रेयर केस बता दिया ना, साउथ की पिक्चर टाइप का कुछ। ऐसा हमेशा तो होगा नहीं। तो जनरली क्या होता है कि जनरली माई दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग फियरफुल ऑफ द डॉग यही परसिस्ट करेगा। या एक और बताता हूँ, मतलब स्टेबिलिटी में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जनरली जो एटीट्यूड होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं, और एक बार वो फॉर्म हो गए तो वो एग्जिस्ट करेंगे। मगर आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस कि देर आर चांसेस कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स या एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फैक्टर मेरे उस एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करके चेंज भी कर सकता है। जनरली स्टेबल होते हैं, बट देयर इज, अच्छा एक ये आगे पॉइंट लिखा ही हुआ है, बट दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सती सती के बारे में पहले लोगों का क्या एटीट्यूड था इंडिया में? द सोसाइटी यूज टू थिंक कि ये तो ठीक चीज़ है, तो सती होती थी। बट देन सोशल रिफॉर्म्स हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ? सोसाइटी को समझ आया कि नहीं, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। तो क्या हो गया? सती के प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया, सती तो खत्म ही हो गई। ये क्यों खत्म हुई? बिकॉज द एटीट्यूड चेंज्ड। तो एटीट्यूड चेंज भी हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फैक्टर कुछ चीज़ इन्फ्लुएंस करे तो दे कैन चेंज, बट जनरली उनका कैरेक्टर होता है कि स्टेबल ही होते हैं। मतलब हो सकता है आपको कोई कितने ही एग्जाम्पल दे दे कि डाउरी लेना गलत है, बट आपका जो स्टेबल एक एटीट्यूड है कि मैं तो लूंगा, तो हो सकता है आप ले भी लो, या हो सकता है चेंज भी हो जाए। देन देर इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड which is the selective perception. So people tend to perceive information in a way जो consistent हो उनके existing attitude के। What I want to say here is कि if I believe in something ना, so I would like to consume that information जो मेरे बिलीव्स के साथ, जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उनके साथ कंसिस्टेंट हो। जैसे मान लो अगर मैं इन्वायरमेंटलिस्ट होता तो मैं आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आंख बंद करके भरोसा कर लूंगा। मगर अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल का, तो मैं कह दूंगा कि दिस आईपीसीसी रिपोर्ट इज अ जोक। अब वाई? क्योंकि दोनों के सिलेक्टिव परसेप्शन है। इनके जो एटीट्यूड है, इस इंसान का जो एटीट्यूड है कैपिटलिस्टिक नेचर का, वो कंसिस्टेंट नहीं है इस रिपोर्ट के साथ। लेकिन ये इंसान जिसका इन्वायरमेंटलिस्ट वाला एटीट्यूड है, उनके एटीट्यूड के साथ तो ये रिपोर्ट कंसिस्टेंट है। तो सिलेक्टिव परसेप्शन होता है। अगर मेरे एटीट्यूड के साथ कोई चीज़ कंसिस्टेंट है, कोई इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है, तो आई विल बिलीव इन दैट। और अगर वो मेरे एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो आई वोंट बिलीव इन दैट। मैं बोल दूंगा ये तो जोक है, कुछ नहीं है, बकवास है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं हो रहा। So I hope characteristics of attitude वाला topic is also now clear. So what have we done so far? हमने attitude देखा, component देखे, relationships देखे, characteristics देखे, formation देखा. Now we will see the function of attitude. This is a very important part of this whole lecture. Just give me a second, my pen is not working. Okay, I don't know क्या हो गया इसमें. Yeah, now it's working. सो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड करता क्या है? एक नॉलेज फंक्शन होता है, एक यूटिलिटेरियन फंक्शन होता है, एक ईगो डिफेंसिव फंक्शन है, एंड देन देर इज अ सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन। नॉलेज फंक्शन की बात करते हैं। आपको सपोज व्हाट विल एटीट्यूड एटीट्यूड डू? इट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज, है ना, इट विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट विल हेल्प यू इन सेटिंग अप अ फ्रेमवर्क कि कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना है, कैसे किसी चीज़ को कैटेगराइज करना है। अब अगर आपको एक फ्रेमवर्क सेट करना है टू कैटेगराइज थिंग्स कि क्या गलत है क्या सही है,
तो यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एट फर्स्ट प्लेस। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप ये डिसाइड कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल हो सकता है विद अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो इनको ये इंफॉर्मेशन है कि यार गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो जाओ तो वहाँ पे तो करप्शन होता है बहुत ज़्यादा। ये इनकी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, इनको फीड है ये इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ऑफिसेस में करप्शन होता है, काम बहुत डिले से होता है और बहुत भटकना पड़ता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे व्हाट विल बी हिज एटीट्यूड नाउ? वो कहेंगे कि यार गवर्नमेंट के ऑफिसेज मत जाओ, गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विसेज है ना वहाँ से काम करा लो। मतलब रैदर देन गोइंग टू अ गवर्नमेंट शॉप, बेटर है कि भाई एमपी ऑनलाइन, या मतलब हर स्टेट का कोई एक ऑनलाइन होता है, उस दुकान वाले के पास चले जाओ और उससे बोल दो कि फॉर्म भर दे मेरा। तो प्रेफरिंग ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब उसके पास एक इंफॉर्मेशन थी, कि उसके पास नॉलेज थी उस चीज़ की कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि हाउ नॉलेज फंक्शन वर्क। अगर आपके पास नॉलेज है तभी तो आप चूज कर पाओगे, तभी तो आप अ, एक फ्रेमवर्क सेट कर पाओगे कि क्या चीज़ नहीं करनी है या क्या चीज़ करना है, या कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे हम। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियन से यूटिलिटेरियन फंक्शन को समझाता हूँ, आई थिंक इससे दोनों ही समझ में आ जाएंगे। सो बेसिकली एटीट्यूड आर सर्विंग एज अ मीन्स, मीन्स फॉर व्हाट, टू अपना हमारा हमें रिवॉर्ड बढ़ाना है। तो यूटिलिटेरियन वाले में आप एक वर्ड याद रखना हमेशा, यूटिलिटी। आप कोई भी चीज़ सिर्फ मतलब मोस्टली अपने बेनिफिट के लिए देखोगे, कि अब इसको मेरा क्या यूज़ है वो चीज़ करने में। अगर उस चीज़ को करने में मेरा कोई हार्म है तो मैं नहीं करूँगा, अगर बेनिफिट है तो मैं करूँगा। तो मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? अगर मेरा एटीट्यूड है सच बोलने का, ट्रुथ का, तो यार सच अगर आप एक बार बोल दो ना तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मगर अगर आप झूठ बोलो, तो झूठ बोलोगे ना तो आपको वो स्टोरी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आपसे 10 दिन बाद किसी ने पूछ दिया तो आपको दिमाग पे टेंशन आ जाएगी कि यार मैंने इनको क्या बताया था, उस पर्सन को मैंने क्या झूठ बोला था, उनको मैंने क्या स्टोरी बताई थी। तो बहुत झंझट है कि यार स्टोरीज याद रखनी पड़ती है, कि 10 लोगों को अलग अलग 10 झूठ बोले थे, तो किससे क्या बात करनी है वो बहुत सोचना पड़ता है। तो बेटर है कि भाई इतना मेंटल हार्म हो पीस का, इससे अच्छा तो भाई मैं सच ही बोल देता हूँ, शांति तो रहेगी कम से कम। तो मेरी यूटिलिटी क्या है इसमें, मेरा बेनिफिट क्या है? कि मुझे मेंटल पीस मिल रही है। तो मुझे मेंटल पीस मिल रही है इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। तो द यूटिलिटी इज आई एम गेटिंग बेसिकली आई एम मैक्सिमाइजिंग माई रिवॉर्ड एंड मिनिमाइजिंग माई पनिशमेंट, एक तरीके से। तो सच बोलना मेरी यूटिलिटी थी, मेरी ज़रूरत थी, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा था, इसलिए मैंने सच बोला। तो कोई एटीट्यूड मैंने क्यों रखा? क्योंकि मेरा एक एसोसिएटेड रिवॉर्ड था उस चीज़ से। देन ईगो डिफेंसिव फंक्शन, इसमें क्या होता है? सो बेसिकली इसमें एटीट्यूड हेल्प्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम एंड रिड्यूस इंटरनल कन्फ्लिक्ट। अब हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, आप डेली के बहुत सारे डेथ्स देख रहे हो, तो आपके मेंटल इफेक्ट पे हो सकता है बहुत इम्पैक्ट करती हो वो चीज़ें, या आपके पास बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सीरियस सीरियस इश्यूज रहते हैं उनके। तो ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है ना, कि आप बहुत डाउन डाउन फील करोगे कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, इसको तो ये दिक्कत है, इनको वो दिक्कत है। और हो सकता है फिर आपका इमोशन आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आप अच्छे से सोच ही ना पाओ, आप उसको ट्रीट भी नहीं कर पाओ। सो टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट, मतलब अपने आप को डिफेंड करना कि यार ये इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, तो दिस शुड नॉट इन्फ्लुएंस माय मेंटल हेल्थ ना, दिस शुड नॉट इन्फ्लुएंस माय वर्क, माय पब्लिक लाइफ और माय प्राइवेट लाइफ। तो आप एक बैरियर क्रिएट करते हो। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, कई बार आप जाते हो तो वो थोड़ा सा मतलब एक अ, जैसे हम देखते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा एक अकड़ में रहते हैं, कि मतलब अकड़ में इन द सेंस बहुत लिमिटेड बात करेंगे, कि आप उनको 10 सिम्टम बताओ एंड ही विल बी जस्ट लिस्टिंग एंड ही विल से करेक्ट, ओके ओके, और वो दवाई ववाई आपकी लिख के दे देंगे। तो हमें लगता है कि यार ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है ढंग से, ये कैसे इलाज करेगा?
तो उनको ऐसा एटीट्यूड रखने के पीछे ये वजह हो सकती है कि अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ और हर इंसान के साथ वो बैठ के उस प्रॉब्लम पे ही बात करके बोलने लगे कि अरे हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, अरे बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग अलॉन्ग विद यू, तो क्या वो अपनी ड्यूटी डिस्पोज कर पाएंगे? आप तो एक केस हो, वो तो ऐसे 100 केस देख रहे हैं। अगर वो 100 लोगों के साथ बैठ के 100 बार रोएंगे दिन में, तो थिंक अबाउट व्हाट विल बी हिज मेंटल हेल्थ स्टेटस। क्या स्टेट होगा उनकी मेंटल हेल्थ का? तो वो तो बहुत डिग्रेड हो जाएगी उनकी मेंटल हेल्थ। सो इसलिए एक उनको अपने ईगो को, अपनी जो मेंटल वेलबींग है उसको डिफेंस करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा ऐसा ईगो, थोड़ा सा एक एटीट्यूड उस टाइप का रखना पड़ता है। वो आपको सुनते बहुत अच्छे से हैं, वो आपको मेडिकेशन भी बहुत अच्छी देते हैं, बट दे बिहेव, दे एक्ट इन अ वे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है उस चीज से। सो दिस इज बेसिकली द ईगो डिफेंसिव फंक्शन, कि हमारा एटीट्यूड हमारी ईगो को डिफेंड करता है। बेसिकली इट डिफेंड्स आर पर्सनैलिटी ऑल्सो इन अ वे, कि यार अगर हम पूरा टाइम सिर्फ बुरा बुरा ही सुनते रहेंगे, सपोज एक पुलिस कांस्टेबल है एंड वो दिन भर क्राइम केसेस से ही डील कर रहे हैं, तो उनको एक ईगो रखनी पड़ेगी, एक ऐसा एटीट्यूड अपने पास रखना पड़ेगा कि ठीक है, क्राइम हो रहा है, माई जॉब इज टू रिड्यूस द क्राइम रेट्स, बट मुझे उससे इम्पैक्ट नहीं होना, वरना तो मैं खुद में एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा कैसा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाऊंगा, या हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो जाए, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे इमोशंस ओवर पावर कर जाए, तो मेरी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए, मेरी इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाए, है ना? तो मैं क्राइम को, हो सकता है मैं क्राइम रोकने की बजाय मैं ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे स्पेंड करूं कि गॉड वाई ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गॉड को क्वेश्चन करने लगूं। बाकी मेरा काम क्या था कि गो एंड कैच अप द क्रिमिनल्स एंड स्टॉप द क्राइम, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्वेश्चनिंग द गॉड, क्योंकि अब मेरा इंटेलिजेंस जा चुका है, अब मेरा इमोशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। सो टू डिफेंड माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो एक ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो है वो भी हमारा एटीट्यूड, उसका भी रोल प्ले करता है। Then social adjustment function. So attitude helps us to fit into a social environment जहाँ पे जो norms हैं, या जो भी expectations हैं, हो सकता है वो हमारे से विपरीत हो, या हो सकता है हमारे जैसी भी हो, तो दोनों में ही our social attitude, our social adjustment function of attitude helps us to fit in that environment। हो सकता है आप डीएम बने, सो एज अ डीएम मैं कल को ऑफिस में जाऊं, अब मैं डीएम हूँ इस ऑफिस में, मेरे अंडर में यहाँ पे 50 लोगों का स्टाफ है, इन 50 लोगों में से 49 आर करप्ट पर्सन, तो इस जगह पे जाके मैं भी इन 49 को देख के करप्ट हो जाऊंगा, या मैं ही 50वां इंसान हूँ, या कोई, मतलब कोई भी इधर पे ऑनेस्ट नहीं है मेरे अलावा, तो इन 49 को देख के मैं भी करप्ट हो जाऊं, या मैं अपना काम अपनी इंटेग्रिटी से करता रहूं बिना करप्शन के और एक ऑनेस्ट ऑफिसर बनूं, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? इट विल डिसाइड माई एटीट्यूड। अब उस एटीट्यूड का कैसा, मतलब उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन होगा इट विल हेल्प मी एडजस्ट सोशली, यार इन 49 करप्ट लोगों के बीच में मुझे एडजस्ट होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको बोल सकता हूँ मगर मान लो ये तो सालों साल से करप्ट लोग हैं, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, आई एम यंग इन एज, ये ऑलमोस्ट रिटायरमेंट वाले लोग हैं, 55+ हैं, सब जवानी से करप्शन करते हुए चले आ रहे हैं, इनको अब सुधारने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं ना मेरे पास, ये कितना ही सुधरेंगे, और मैं इनको सुधारने जाऊँ कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करूँ। सो आई हैव टू वर्क इन दिस कल्चर। हो सकता है मैं, मेरे इन्फ्लुएंस से इनमें से कुछ सुधर भी जाए, शायद 24-25 लोग रिश्वत लेना छोड़ भी दें, मगर इस करप्ट कल्चर में, इस करप्ट इन्वायरमेंट में मैं कैसे खुद को, अपनी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करता हूँ और अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखता हूँ, दैट विल बी डन बाय द सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन ऑफ माई एटीट्यूड। अगर मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो इट विल हेल्प मी एडजस्ट इन दिस सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे करप्शन हो रहा है, बट आई एम नॉट टेकिंग पार्ट इन टू इट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ इज बेसिकली, तीन चार चीज़ें इसमें, हाउ इज एटीट्यूड इन्फ्लुएंसिंग
on the behavior and what is the influence of attitude on the thought. So सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर। बिहेवियर होता है कि एक सर्टन एक्शन या रिएक्शन है किसी भी इंडिविजुअल का इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई। और एटीट्यूड क्या था? इट वाज इंडिविजुअल्स प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशंस। नाउ वी विल सी कि ये जो एटीट्यूड है, ये मतलब जो प्रीडिस्पोजिशन है, ये हमारे एक्शन यानी जो हमारा बिहेवियर रहेगा उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। सो फर्स्ट इज एटीट्यूड स्ट्रेंथ। सो इट प्लेज अ pivotal रोल इन शेपिंग आवर बिहेवियर। अगर हमारे जो एटीट्यूड्स हैं ये हम बहुत स्ट्रांगली अपहोल्ड करते हैं, तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग और जो हमारे एक्शंस है ना, दैट विल बी अलाइन टू आवर एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एटीट्यूड रहता कि आई हैव अ वेरी स्ट्रांग एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनेस्टी, टुवर्ड्स ट्रूथ एंड अगेंस्ट करप्शन, तो मैं मेरा जो बिहेवियर होगा ना वो भी ऐसा ही होगा। आई विल बी एबल टू मेंटेन माई इंटेग्रिटी, आई विल बी एबल टू अपहोल्ड ऑनेस्टी and I will avoid corruption, or I will try to eliminate at whatever level I can। तो जो मेरा एटीट्यूड होगा वो मेरे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करेगा। अगर सपोज मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ और वीक को नेगेटिव लिख रहा हूँ। अगर मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो मेरे आसपास कितने ही लोग स्मोकिंग करें, मैं अगर मानता हूँ कि स्मोकिंग गलत है तो आई वोंट बी डूइंग स्मोकिंग। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड वीक है तो हो सकता है मैं अपने आसपास कॉलेज में जाऊं, कि जैसे बच्चे कॉलेज में जाते हैं नए नए एंड दे सी कि यार स्मोकिंग तो कूल है, सब लोग कर रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट स्मोकिंग। सो द स्मोकिंग इज द बिहेवियर एंड व्हाट आई बिलीव कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट इज माई एटीट्यूड। सो इफ माई एटीट्यूड इज स्ट्रांग कि नहीं यार स्मोकिंग इज रॉन्ग, तो आई वोंट डू इट। इफ माई एटीट्यूड इज वीक कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि मतलब मुझे ये तो पता है कि स्मोकिंग गलत है, मगर मेरा एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज़ के है कि सब लोग क्या सोचेंगे और सब लोगों के सामने मैं कूल नहीं लगूंगा अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो, या मेरे फ्रेंड्स सब स्मोक करते हैं मैं नहीं करूंगा तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। तो हो सकता है मेरा वो वाला एटीट्यूड ज़्यादा स्ट्रांग हो कि लोगों को कुछ चीज़ प्रूफ करनी है, और ये वाला एटीट्यूड कम स्ट्रांग हो कि भाई सिगरेट गलत चीज़ थी। तो जब अगर वो ये चीज़ कम स्ट्रांग है मेरे में कि सिगरेट गलत चीज़ थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल स्टार्ट स्मोकिंग। आई होप दिस इज क्लियर कि एटीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ विल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। देन एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज दिस इज पर्सन वन, दिस इज पर्सन टू। इनका एटीट्यूड है, एक जनरल एटीट्यूड ले लेते हैं। ही इज हैविंग अ जेनरिक एटीट्यूड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इनके बिहेवियर में जो आपको चीज़ें दिखेंगी, जो इनके बिहेवियर या जो आपके इनके एक्शंस दिखेंगे, आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ही इज स्पीकिंग इन अ वेरी जनरल टर्म्स कि यार आई एम अ एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट पर्सन। तो अभी मुझे नहीं पता कि इनका बिहेवियर क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर वहीं पे ये जो पर्सन बी है, ही सेज कि आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलीथिन। तो इनके एक्शंस क्या दिखेंगे डेली लाइफ में, इनका बिहेवियर क्या होगा जब ये किसी भी शॉप पे जाएंगे और वो इनको सामान, जो भी सामान लेने गए उसके साथ अगर पॉलीथिन का कैरी बैग देगा, तो हिल रिफ्यूज इट कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो बहुत क्लोजेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर एटीट्यूड और सॉरी ऑन योर बिहेवियर इज डन बाय दोज एटीट्यूड विच आर मोर स्पेसिफिक। अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही जर्नलिस्टिक है तो आपके बिहेवियर में चेंजेस इतना क्लोजली एसोसिएट नहीं होंगे। यार मेरा बहुत ही जनरल एटीट्यूड है कि पेड़ मतलब एनवायरनमेंट कंजर्व करना चाहिए, तो ये मेरे बिहेवियर को
इन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ चेंज बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। मगर अगर मेरा बहुत स्पेसिफिक एटीट्यूड है कि मुझे पॉलीथीन, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक एटीट्यूड है कि पॉलीथीन वेस्ट से बहुत दिक्कतें होती है, एनिमल्स कंज्यूम उनको करते हैं, वो डिग्रेड भी नहीं होता है, बहुत सारे कंसर्न्स है पॉलीथीन के, तो मेरे बिहेवियर में इंस्टेंट चेंज दिखेगा कि मैं डेली लाइफ में अपने जहाँ जहाँ भी पॉलीथीन है उसको एलिमिनेट करता चला जाऊंगा। सो अ मोर स्पेसिफिक एटीट्यूड impacts the behavior uh, far more than a journalistic attitude. Then attitude की accessibility. So basically the accessibility of an attitude with an individual's cognition will impact his behavior. जो भी एटीट्यूड ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में बहुत जल्दी आएंगे, वो आपके एक्शंस गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम पर्सन है, दो सिचुएशंस में डालते हैं, या दो अलग अलग लोग मान लेते हैं। रात के 12 बजे हुए हैं, यहाँ पे भी इट्स 12 AM। एक रोड है, दोनों एक गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल है, हेयर इज रेड लाइट, यहाँ पे रेड लाइट है। ना यहाँ पे कोई पुलिस वाला है, ना कोई ट्रैफिक वाला है, ना कोई मीडिया वाला है, ना कोई कैमरे लगे हैं, ना कोई रोड पे है, आपको कोई भी नहीं देख रहा। ये इंसान और ये इंसान, दोनों की गाड़ी जा रही थी 50 की स्पीड पे। अब अगर इनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मान लो इनके दिमाग में वो एटीट्यूड ही नहीं है कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो इनके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं ना वो चीज़ कि यार इस रेड लाइट को ब्रेक नहीं करते, तो ये रेड लाइट को ब्रेक करके जंप करके चले जाएंगे। मगर दिस पर्सन हैज़ अ एटीट्यूड जहाँ पे ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे ही इन्होंने रेड लाइट देखी और इनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि यार रेड लाइट जंप नहीं करनी है, सो ही विल स्टॉप हिज कार। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेसिबिलिटी कि यार इनके तो दिमाग में ये चीज़ है, इनको भी पता है, मतलब फॉर सपोज दिस इज देयर ब्रेन, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस ब्रेन में इनको ये चीज़ पता है कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वो रेड लाइट जंप नहीं करनी है, वो इनके ब्रेन में इस पार्ट में स्टोर्ड है वो इन्फॉर्मेशन। मगर उसके आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी हैं इनके पास, बहुत सारे एटीट्यूड और भी हैं। सपोज देर आर हंड्रेड्स ऑफ एटीट्यूड्स, और ये जो सिग्नल ब्रेक नहीं करने वाला एटीट्यूड है ये पीछे है। अब जब यहाँ पे इंस्टेंट इनको ज़रूरत थी डिसीजन लेने की, तो ये एटीट्यूड इनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं था। इनके पास तो यहाँ पे एक एटीट्यूड था जो कह रहा था अरे सिग्नल तोड़ दो कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक एटीट्यूड था जिस जो एग्जाम्पल दे रहा था कि अरे बहुत लोगों ने सिग्नल तोड़े हैं, चालन वालन कुछ नहीं आता है। तो वो इस एटीट्यूड तक पहुंच ही नहीं पाए, एक्सेसिबल ही नहीं था उनका ये एटीट्यूड। वहीं पे इनके लिए वो एटीट्यूड जो कह रहा है कि भाई रूल्स लॉज हमें फॉलो करने हैं, दैट वाज एक्सेसिबल, दैट वाज जैसी ज़रूरत पड़ी वो सबसे आगे था, तो ही स्टॉप द कार। सो दोनों का जो बिहेवियर है दैट डिपेंडेंट दैट डिपेंडेड ऑन द एक्सेसिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड, कि वो एटीट्यूड आप कितना तेज सो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ को याद करो तो ऐसे याद करो कि रात को अगर 2 बजे सोते में से भी उठा के पूछ लिया तो आप बता दोगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ पॉइंट वेयर योर मेमोरी लेवल हैज रीच्ड एट अ पॉइंट कि आपके मेमोरी में वो चीज़ें ऐसे इतना एक्सेसिबली, मतलब इतना एक्सेसिबल फॉर्म में स्टोर्ड है कि आपको कभी भी पूछ लेंगे तो आप बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फ़ोन नंबर, आप अभी आपके मन में आ गया होगा कि XYZ मेरा फ़ोन नंबर था। नाउ टेल मी योर आधार कार्ड नंबर। मेजॉरिटी को यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर याद नहीं आया होगा। वाई? बिकॉज एक्सेसिबिलिटी वाली बात है। फ़ोन नंबर हम लोग बहुत बार एक्सेस करते हैं, कहीं OTP आ रहा है, कहीं लॉग इन करना है, बट आधार नंबर बहुत कम यूज़ होता है, कम एक्सेसिबल है। तो जो चीज़ ज़्यादा एक्सेसिबल होती है दैट अफेक्ट्स मोर। सेम वेज द एटीट्यूड विच इज़ मोर एक्सेसिबल इफेक्ट्स मोर ऑन द बिहेवियर। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऑब्वियसली होता ही है कि सम एक्सटर्नल फैक्टर कैन टेम्पर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। मान लो कि आपका बिहेवियर था, आपका एटीट्यूड था कि आई थिंक, मतलब आई बिलीव दैट स्मोकिंग इज रॉन्ग,
मगर आप जिस ग्रुप में बैठे हो यहाँ पे 10 के 10 चेन स्मोकर भरे पड़े हैं। तो ये हो सकता है ये आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दें, इतना एक्सटर्नल आप पे जो है प्रेशर डाल दें और आपको कन्विंस कर डालें कि आपका जो एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। पहले क्या होता कि आप स्मोकिंग नहीं करते, सो योर बिहेवियर वॉज इन अलाइनमेंट विद योर एटीट्यूड। अब क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इतना प्रेशराइज कर दिया कि यू जस्ट डिस्कार्डेड योर एटीट्यूड एंड यू डिड व्हाट वाज मे बी रॉन्ग फॉर यू। तो आपका बिहेवियर इज नाउ नॉट इन लाइन विद योर एटीट्यूड। इसी से अगला पॉइंट हमारा निकल के भी आता है जो एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस रेजोल्यूशन। आई होप एक्सटर्नल फैक्टर क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि सपोज देर इज अ सिविल सर्वेंट, है ना, ही मे पर्सनली सपोर्ट रेडिकल इन्वायरमेंटल रिफॉर्म, लेकिन उसके लिए वो एक्शंस जो है, जो पॉलिसीज हैं, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके एजेंडास उस चीज़ से अलाइन ना हो रहे हों, या जो वहाँ की सोसाइटी है, सपोज वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन, तो वो इन्वायरमेंट इनको कंजर्व नहीं करने देंगे क्योंकि भाई उन्हें तो डेवलपमेंट करना है कुछ दूसरे तरीके से। तो हो सकता है जो चीज़ ये चाहते हैं करना, जो बिहेवियर ही जो बिहेवियर ही वांट्स टू डू, मतलब जो बिहेवियर इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए था इनके एटीट्यूड से, वो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम मॉडरेटिंग रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। देन देर इज दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस रेजोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? सो व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? कॉग्निटिव से आप समझ गए होंगे, एक बार वर्ड ब्रेक डाउन करके भी देखिए। कॉग्निटिव मीन्स व्हाट? मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर बिलीफ, है ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड डिसोनेंस इज सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। सो कॉग्निटिव, मेंटल, डिसोनेंस डिस्कम्फर्ट। तो इट इज बेसिकली अ मेंटल डिस्कम्फर्ट। अब ये होता क्या है? इट इज अ मेंटल डिस्कम्फर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम टू conflicting वैल्यूज लीडिंग टू inconsistencies between attitude and action। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा मन है पढ़ाई करने का, मगर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। एटीट्यूड इज टू वर्क हार्ड, टू स्टडी एंड गेट सक्सेस इन लाइफ। एक्शन नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरा मन है, मतलब माई एटीट्यूड सेज कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए, माई एक्शन आर मैं आंसर नहीं लिखता हूँ फिर भी। आई होप इससे बहुत समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मुझे पता है आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ फिर भी, मुझे पता है मेहनत करना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आएगा, दिमाग पे एक तनाव रहता है। मतलब मोस्टली लोगों का तो रहता है, जिनका नहीं रहता वो फिर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट मोस्टली लोगों का रहता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको एक कंसिस्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं कि योर एटीट्यूड, मतलब अगर आपको नॉर्मल हैप्पी रहना है तो योर एटीट्यूड शुड बी इन कंसिस्टेंसी विद योर एक्शंस। आप ये बोल के कि मैं एनवायरमेंटल कंजर्विस्ट हूँ बाहर जाके पेड़ नहीं काट सकते हो, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज हो जाएगा और फिर एक ये मेंटल डिस्ट्रेस को प्रोपोगेट करेगा आपके अंदर, तो वो आपको चीज़ बहुत दिक्कत देगी। देन अब ये अच्छा मान लो अगर ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है भी, तो इसको कम कैसे करें? तो इसको कम करने के चार तरीके लिख रखे हैं। या तो आप बिहेवियर चेंज कर लो, या तो अपना कॉग्निशन चेंज कर लो। यार मेरा बिलीफ था, इसी एग्जांपल में समझो, मेरा बिलीफ था अगर मैं आंसर राइटिंग करूँगा तभी मैं मेंस में आंसर लिख पाऊँगा, लेकिन मैं आंसर राइटिंग करता नहीं हूँ। अब मुझे इसकी वजह से हो रहा है गिल्ट, आई एम फेसिंग गिल्ट, आई एम फेसिंग अ मेंटल डिस्ट्रेस। सो व्हाट आई विल डू? आइडियली तो आई शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, बट व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज, या तो आई विल चेंज माई बिहेवियर कि आई विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स।
मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो मेरा ये गिल्ट ख़त्म हो जाएगा। और तो आई विल चेंज दिस कॉग्निशन, मैं इस बिलीव को ही हटा दूँ। आई विल गो ऑन यूट्यूब, वहाँ पे सर्च करूँगा कोई टॉपर का वीडियो जो कह रहे हो कि बिना आंसर राइटिंग के भी हो जाता है। आई विल सी दैट वीडियो एंड आई विल चेंज माई कॉग्निशन, एंड नाउ I will develop a new belief that yes, it is possible to clear the civil services exam without practicing answer writing। और फिर मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा, तो मुझे नहीं गिल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं जस्टिफाई कर दूं बिहेवियर या कॉग्निशन को। अब मान लो मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग आंसर राइटिंग, बट समवन इज कंसिस्टेंटली टेलिंग मी कि यार आंसर राइटिंग करो, दिक्कत हो जाएगी वरना। एंड देन दे आर क्रॉस क्वेश्चनिंग मी कि भाई आप क्यों आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। सो आई कैन टेल देम कि ये देखो, आई हैव एग्जाम्पल ऑफ 100 ऑफ टॉपर्स जिन्होंने विदाउट आंसर राइटिंग रैंक 1 ले आई थी, इसलिए मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने गलत एटीट्यूड को या अपने गलत बिहेवियर को या कॉग्निशन को मैं किसी को भी जस्टिफाई ही कर देता हूँ, तो भी कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने तो जस्टिफाई कर दिया ना कि हाँ बिना आंसर लिखे भी मेरा मेंस हो सकता है क्लियर। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ आंसर दिसंबर तक तो कोई बात नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा उस बात का। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक नया कॉग्निशन ही ऐड कर लो। नया कॉग्निशन क्या ऐड कर लिया कि आंसर राइटिंग करना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मे बी आंसर राइटिंग का कोई वीडियो लेक्चर है, ये देख लो तो भी काम हो जाता है। तो अब मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ मगर मुझे गिल्ट हो रहा था, तो मैं ये वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब पे जाके। आई वॉच दिस वीडियो ऑफ वर्कशॉप जहाँ पे आंसर राइटिंग के चीज़ें दिखा रहे थे, डूज एंड डोंट्स, मैंने वो देख ली। एंड मैंने एक न्यू कॉग्निशन ऐड कर ली कि ठीक है अब मुझे पता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, तो आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस इट। आई नो कि हाँ, ऊपर आप एक इंट्रो लिखोगे, इधर बॉडी बॉडी लिखोगे, फिर एक कंक्लूजन कर दोगे, खत्म। सो आई हैव एडेड अ न्यू कॉग्निशन कि इतने से भी काम हो जाता है, तो भी मुझे फिर गिल्ट नहीं होगा, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं आएगा। और या तो फिर मैं एक और तरीका है कि मुझे किसी ने बोला, मतलब मुझे किसी ने क्या बोला, मुझे ही पता है कि आई हैव टू डू आंसर राइटिंग। अब आई एम नॉट एबल टू डू आंसर राइटिंग, तो ये वन मेरा कॉग्निशन और सेकंड मेरा बिहेवियर ये कॉन्फ्लिक्ट में है। अब मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिनाई दिस इंफॉर्मेशन, मैं इसको डिनाई कर देता हूँ कि आंसर राइटिंग एज अ कंसेप्ट ज़रूरी था भी क्या। आई एम डिनाइंग दैट इन्फॉर्मेशन, आई एम डिनाइंग दैट, मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, मैं आंसर राइटिंग इग्नोर कर दे रहा हूँ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, मैं चलो न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाता हूँ और ख़ुद को तसल्ली देता हूँ कि हाँ ये पढ़ने से काम हो जाएगा। आंसर राइटिंग को मैंने डिनाई कर दिया, तो अब मेरे माइंड को जब मैं न्यूज़पेपर पढ़वा रहा हूँ और उसको मैंने बता दिया कि वो तो फालतू ही चीज़ थी, आंसर राइटिंग इग्नोर करो, तो दिस इज़ ऑल्सो सोल्यूशन कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे भी काम बन जाएगा। अब मेरे मेंटल लेवल पे वो स्ट्रेस नहीं आएगा ना, क्योंकि जो मेरे कॉन्फ्लिक्टिंग वाले जो बिलीव्स थे उनमें से एक को तो मैंने हटा ही दिया, तो अब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा। सो दीज आर सम वेज कि आप कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने नेगेटिव एग्जाम्पल से ज़्यादा समझाया है, उनसे प्लीज़ इंस्पायर मत होना, आप इसको पॉजिटिवली भी कर सकते हो, है ना। पॉजिटिवली आप कैसे कर सकते हो कि आपके सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, सारे दोस्त खूब मज़े कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, एंड आप क्या कर रहे हो, एक रूम में बैठ के पढ़ाई करने में लगे हुए हो। तो अब हो सकता है कि आपका जो एक्शन है, रूम में बैठ के पढ़ाई करना, वो एक चीज़ है, और आपका जो एटीट्यूड होगा या आपका एक बिलीफ, जो आपका एक कॉग्निशन हो सकता है, वो हो सकता है कि यार ये चीज़ भी तो मज़ेदार है यार, पार्टी करना एंड फन करना एंड ऑल, ये सब मज़ेदार है। तो आपको हो सकता है फोमो हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर दे रहा हूँ। मगर आप फिर क्या करना, आप उनको करना इग्नोर और आप आंसर लिखने लगना कि नहीं भाई, मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टी वार्टी तो बाद में हो जाएगी। सो यू कैन इग्नोर दैट पार्टी एंड और यू कैन डिनाई दैट इंफॉर्मेशन कि यार छोड़ दो, बेकार चीज़ है। आई होप दिस इज क्लियर। देन इन्फ्लुएंस ऑन थॉट। अब इस चीज़ का थॉट पे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सिंपल है।
how attitude is influencing the thought. अब योर इफ योर एटीट्यूड इज सपोज, मेरा एटीट्यूड है हर चीज़ में मैं कंफर्मेशन बायस ढूंढता हूँ, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी ना, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक एक्स वाई जेड कम्युनिटी या एक्स वाई जेड कास्ट के लोग मुझे नहीं पसंद है, मतलब जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, मेरी ऐसी कोई भावनाएं नहीं है, एक्स वाई जी, रुको यार इस एग्जांपल को चेंज करने दो। हम्म 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 हम्म, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। सपोज आई एम अ ब्रिटिशर, दिस इज 1800s का टाइम चल रहा है, मैं इंडिया के किसी एक विलेज में आया हूँ, एंड वहाँ पे आई सॉ कि यार आई एम वेरी वाइट पर्सन, और यहाँ पे जो लोग हैं ये, इनका कलर वाइट नहीं है, मतलब दे आर नॉट एज ब्राइट एज आई एम, थोड़े से डार्क है ये। तो मेरा एटीट्यूड हो गया है, मतलब मेरा एटीट्यूड ये है कि ये जो, और ये सब लोग गरीब हैं, मैं अमीर हूँ, ठीक है, आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी, आई एम द रूलर, ये तो प्रजा लोग हैं, और ये सारे ब्लैक हैं। अब मेरे कोर्ट में एक इंसान आया, उसने मुझे एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि कलर का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक स्टेटस पे, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि जो ब्लैक लोग होते हैं ना, मतलब ऐसा मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कि जो ब्लैक लोग होते हैं ना, इकोनॉमिकली, मेंटली और हर तरीके से ये इन्फीरियर होते हैं, और जो वाइट लोग हैं ये सुपीरियर होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं फट से अपने पास स्टोर करूंगा और इसको ही प्रोपोगेट करूंगा, और अपने बिहेवियर को इस इंफॉर्मेशन से और स्ट्रेंथन करूंगा, अपने एटीट्यूड में इस इंफॉर्मेशन को इनग्रेन करूंगा, ताकि मेरा एटीट्यूड और स्ट्रांग हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा तो एक बायस था ही ना, ब्लैक एंड वाइट्स। मैं तो आया ही था बिकॉज आई वॉज सुपीरियर, है ना, ये लोग तो इन्फीरियर थे, इसीलिए तो मैं इंडिया के पास आया था। सो हमारे थॉट पे कोई चीज़ को कितना ज़्यादा स्ट्रांग उसका इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंफर्मेशन बायस, हाउ इट वर्क्स। देन एक एग्जांपल, एक चीज़ और है, हमारे रैशनलाइजेशन के जो प्रोसेस है, कि हम किसी चीज़ को कैसे, थॉट प्रोसेस कैसे उसको चलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आर एटीट्यूड। एटीट्यूड हो सकता है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे, जब, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जब रेप केसेस की बात आती है, तो देर आर, मतलब देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मैं दो बता रहा हूँ। एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि, मतलब दोज पीपल हु बिलीव कि यार नहीं, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज, मतलब उसकी बुराई करते हैं, एंड दे जस्ट एडवोकेट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। और एक होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई, लड़की के कपड़ों की दिक्कत थी, इट वॉज नॉट द क्राइम ऑफ द कल्प्रिट, बट इट वॉज caused बाय द क्लॉथ्स ऑफ द विक्टिम, कि भाई इसने तो कपड़े ही छोटे पहने हैं। अब छोटे कप, मतलब वो आपने सुने होंगे ना, कई सारे ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे इस एटीट्यूड के भी लोग होते हैं कि यार, अब छोटे कपड़े पहन के रात को 12 बजे घूमोगे तो व्हाट एल्स विल हैपन। सो हम किस चीज़ को कैसे दिमाग में प्रोसेस करते हैं, हाउ वी प्रोसेस आवर थॉट, हाउ रैशनल वी बिकम और हाउ इरेशनल वी बिकम, दैट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एटीट्यूड। अगर मैं ये बोलूँगा कि रेप हुआ है, एंड मतलब गॉड फॉरबिड, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर देर इज अ रेप इंसिडेंट एंड मैं बोलूँ कि यार दिस हैपेंड बिकॉज शी वॉज वेयरिंग वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, तो हाउ इरेशनल एंड स्टूपिड आई एम। बट इफ आई से कि नहीं ये गलत हुआ है, एंड इस उनको जस्टिस मिलना चाहिए, सो यू सी देर इज अ एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी। एंड जब ये एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी होगा, आई विल से कि यार वी हैव टू वर्क ऑन द women empowerment, we have to work on the security of the women, we have to bring reforms in the society at the mental level, कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोच भी कैसे रहे हैं। सो मैं अगर मैं रैशनल होऊंगा या इरेशनल होऊंगा, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय माय प्रोसेसिंग ऑफ माय थॉट प्रोसेस, और उसमें मेरा एटीट्यूड क्या है, दैट विल इन्फ्लुएंस माय रैशनलाइजेशन। अब ऐसे तो रेप केसेस आप इंडिया में देखेंगे ज़्यादातर,
इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा केसेस में घर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो यार, अब आपने अपने ही घर में यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट ह्यूमेन, तो घर में तो उस पर्सन ने वही कपड़े पहने थे ना जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ठीक थे। देन ये घर में कैसे हो गया? अभी रिसेंटली दैट गुजरात वाला केस, अ 10-year-old kid, शी गॉट रेप्ड बाय, मतलब क्या ही बोलूं इन लोगों को। तो अब इसमें किसकी गलती थी? ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस हैं। सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन योर थॉट, एंड इट इन्फ्लुएंसेस योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड आल्सो योर रैशनलाइजेशन कैपेबिलिटीज। इसमें एक बहुत अच्छा कोट है, यू कैन राइट डाउन दिस: वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। अगर मेरी सोच छोटी है, सम अप करता हूँ इसको, अगर मेरी सोच छोटी है तो मुझे रेप की वजह हमेशा छोटे कपड़े ही लगेंगे, है ना? मैं उसका कॉज कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि असली में दिक्कत क्या है। मैं वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगा कि व्हाट इज द इशू विद द सोसाइटी और व्हाट इज द इशू विद द सिस्टम। सो दिस इज द हार्श रियलिटी: we don't see things as they are, we see things as we are। फिर कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट और हैं, बिलीफ वर्सेस एटीट्यूड। आई थिंक ये आपको समझ आ जाएंगे, आप खुद से भी पढ़ लोगे तो इजी है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बिलीफ इज बेसिकली, हमने पहले भी पढ़ा है कि इट इज़ आर एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, है ना, जो कि सच है और जो एग्जिस्ट या एग्जिस्ट करता है। एटीट्यूड क्या है? इट इज़ अ प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। फिर वैल्यूज में हमने पढ़ा था, वैल्यूज आर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। रिमेंबर लेक्चर 1 हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि value is basically what? Value is the degree of importance. So it is a deeply ingrained belief about work of something. And attitude वही predisposition to action, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब ये जो वैल्यूज हैं और ये जो बिलीफ है, ये दोनों बहुत ही ब्रॉड है। एटीट्यूड कंपैरेटिवली नैरो है, ये बहुत ब्रॉड है। आपके जो बिलीफ होंगे वही आपके एटीट्यूड को शेप करेंगे, एंड आपके जो वैल्यू होंगे वही आपके एटीट्यूड को शेप करेंगे जनरली, एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे ही होगा। सो आई थिंक ये क्लियर होगा, ये कंसेप्ट बहुत ईजी है दोनों का, एंड बहुत डिफरेंसेस में हमने एग्जांपल्स में हमने क्लासेस में देखा भी है। अब बात कर लेते हैं अबाउट पॉलिटिकल एटीट्यूड। सो व्हाट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड? डिफरेंट मतलब, एक डेफिनेशन देख लो पहले। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट और फेवर और डिसफेवर टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पार्टी, लीडर एक्सेट्रा। हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ या उसकी आइडियोलॉजी के साथ या उनकी पार्टी के साथ अलाइन करते हैं या नहीं अलाइन करते हैं, यही तो हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है ना। लोग कहते हैं कि जैसे पीपल से कि आई एम अ मैं बीजेपी का आदमी हूँ या मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, तो व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स कि दे अलाइन विद द आइडियोलॉजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, दैट पर्टिकुलर लीडरशिप, दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। सो बड़ा सिंपल है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड यही होता है कि योर अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट टुवर्ड्स आइडियोलॉजी, टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अ पार्टी और अ लीडर। अब व्हाट आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये पॉलिटिकल एटीट्यूड को? फर्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर। ये मैं समझाता हूँ। इसमें आप एग्जांपल समझिए इंडिया का। इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। इसी के बाद 1947 में बहुत लड़ बड़ के हमें मिली सोवरेनिटी। अगर आज आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पॉलिटिकली इंडिया में, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, या सोवरेनिटी ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आपको एक डील देता हूँ। आप यूएसए से बहुत बड़ा लोन ले, मतलब यूएस आपको, जितने मर्जी जीरो लगा दो, आगे लिख दो बिलियन, यूएस आपको इतने बिलियन डॉलर देगा पर मंथ आपको, मतलब इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बदले में करना सिंपल सा ये है कि हमें अपनी सोवरेनिटी यूएस को दे देनी है।
So what will you choose? Will you choose sovereignty or will you choose economic benefit? Obviously you will choose sovereignty, क्योंकि आपका एक colonial past रहा है। आपने देखा है कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपने 200, 250, 300 साल झेला है ये सब चीज़ें। सो हिस्टोरिकली आपके साथ जो इनजस्टिस हुई है, जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, दैट विल इन्फ्लुएंस योर चॉइसेस कि यार मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा। इकोनॉमिक को मैं इकोनॉमिक बेनिफिट देखूंगा या मैं सोवनिटी देखूंगा। आई विल चूज सोवनिटी अबव एनीथिंग एंड अबव एवरीथिंग एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हाथ तो अगर मतलब चलो जाने देते हैं, बट या आपको समझ आ गया, दैट्स इट, कि सोवनिटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो हिस्ट्री हमें बता रही है कि यार सोवनिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन सोशल फैक्टर्स भी बताते हैं, जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, फैमिली हो गई, एज हो गई, एजुकेशन हो गया। दीज ऑल विल इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल एटीट्यूड। कास्ट कैसे करेगी? इंडिया में ना एक सेइंग है दैट यू डोंट कास्ट योर वोट बट यू, सॉरी, यू डोंट कास्ट योर वोट बट यू वोट फॉर योर कास्ट। हाँ, सो इंडिया में एक सेइंग है कि दैट यू डोंट कास्ट योर वोट बट यू वोट फॉर योर कास्ट। तो ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी है एंड इट बिलोंग्स टू सर्टन एक्स वाई जी कास्ट, और उस जगह पे एंड देर आर सम पीपल दोज हु बिलोंग टू दिस एक्स वाई जी कास्ट, तो इन दोनों की तो कास्ट सेम है, तो इन दोनों की बहुत आपस में साठ गांठ बैठेगी। सो दे विल हैव ऑलवेज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दिस पार्टी, क्योंकि दे आर वर्किंग, मतलब एटलीस्ट दीज गाइज इमेजिन, मतलब दे, इनको ऐसा लगता तो है कि दीज पॉलिटिशियंस आर वर्किंग फॉर देम ओनली, तो दे विल ऑलवेज वोट दीज गाइज ओनली बेस्ड ऑन देयर कास्ट। सेम जेंडर के लिए हो सकता है, जैसे एग्जांपल आप बिहार का लीजिए। जब नीतीश कुमार ने ही बैंड लिक्विड इन बिहार, तो क्या हुआ था, बिहार की जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स थी, दे वर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसका बहुत बड़ा रीज़न था दीज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो जब नीतीश कुमार बैंड दीज ना, तो एक ऐसा मैसेज गया था एंड ही गॉट इमेंस सपोर्ट ऑफ द फीमेल्स उसकी वजह से, कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हुए हैं, क्योंकि अब द हस्बैंड इज, मतलब अपने सेंसेस में रहते हैं, ही इज़ नॉट लूजिंग हिज सेंस टू द इंटॉक्सिकेंट्स। तो अब ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस कम हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी देर वॉज इमेंस इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ विमेन। तो विमेन ने फिर इन्हीं को वोट किया। तो दिस इज हाउ जेंडर कैन प्ले अ रोल। देन फैमिली, फैमिली में अगेन आपने सुना होगा, जैसे वो कहावत होती, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि यार मैं तो नहीं, कोई पार्टी का नाम नहीं लिखते, मैं तो एक्स वाई जी पार्टी का आदमी हूँ। जैसे मैं बोल देते हैं कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। व्हाट डज दैट इम्प्लाई? दैट इम्प्लाई कि यार मेरे पहले भी जो मेरे घर के आदमी थे ना, वो भी इसी पार्टी को सपोर्ट करते थे और इसी पार्टी से इन्फ्लुएंस थे और इसी पार्टी को फॉलो करते थे। तो लीनिएज बाय लीनिएज, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी पार्टी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। सो आई एम अ मैन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो फैमिली इन्फ्लुएंस कर सकती है कि अगर एक बहुत बड़ी फैमिली है और फ्रॉम डेकेड्स दे आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी, तो उनकी जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, मोस्ट लाइकली दे विल आल्सो बी इन लाइन विद द आइडियोलॉजी ऑफ उस पार्टी जिसको फैमिली सपोर्ट कर रही है। देन एज ऑल्सो मैटर्स, कि जो यूथ है आजकल, यूथ को दे आर अनेबल टू अलाइन देमसेल्फ विद द ओल्ड पॉलिटिशियंस जो खुद 70+ एज के हो गए हैं। उनकी थिंकिंग अभी कोई बहुत पुराने ज़माने में चल रही है, वो अभी सती प्रथा पे ही शायद अटके हुए हैं। इस टाइप के लोग हैं जिन्हें डाउरी बहुत ग्लोरीफाइंग एक्ट लगता है। सो इसके साथ यूथ अलाइन नहीं करता है, तो ऐसी कोई भी पार्टी होगी या ऐसी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या लीडरशिप होगी, तो दिस एज, बिकॉज ही इज़ यंग, ही इज़ रिफॉर्मेटिव, तो वो इनके साथ अलाइन नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल ले लो जेंजी का। जेंजी तो खैर इन जनरल भी पता नहीं उनकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट कहाँ ही है,
मगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ टोटली डिफरेंट माइंड सेट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एज। देन एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल। एजुकेशन का तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भैया। तो ना ऐसा एक आर्टिकल आई वॉज रीडिंग, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, मतलब आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली लाइन क्या थी, बट उसमें लिखा था कि अ, जहाँ पे भी, मतलब इफ़ यू वांट टू सर्वे कि यार सबसे पिछड़े इलाके कौन से हैं ना, तो एक बहुत इजी मेजर है, एक बहुत इजी टेस्ट है। यू जस्ट सी कि द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ ईयर्स हु इज रूलिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी है एंड वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में इन द लास्ट 40-50 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स द पीपल हैव चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव और देयर लीडर्स। आप वो चेक कर लीजिए, इससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हाउ इकोनॉमिकली दे दैट एरिया वुड बी डेवलप्ड। और उसमें फिर एक थ्योरी ये भी दी थी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, या जो जो सबसे पिछड़े एरियाज है ना, उनकी हमेशा एक क्वालिटी होगी कि वो लोग लीडरशिप चेंज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस को देखो, 2 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं आ जा सकता। और फिर आप इंडिया के कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली को देख लो, पता नहीं 60-60 65-65 साल से एक ही फैमिली के लोग हैं जो वहाँ से एमएलए हैं या एमपी हैं। कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, हर पार्टी में और हर जगह में ये एग्जांपल आपको फिट बैठ जाएगा। तो सी यूएस, जहाँ पे 2 टर्म से ज़्यादा अलाउड नहीं है, सी देयर इकोनॉमिक कंडीशन, सी देयर एजुकेशनल कंडीशन। और आप इंडिया का ही कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ लो, जहाँ पे पिछले 4-5 डिकेड से एक ही पार्टी, और एक पार्टी तो दूर, एक ही फैमिली या एक ही इंसान जो है, वही वो अब पब्लिक सर्वेंट से ज़्यादा पब्लिक रूलर बन गया है। वहाँ का आप डेवलपमेंट देख लें, वहाँ का आप एजुकेशन देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये डिफरेंस समझने के लिए, ये डिफरेंस आप समझ गए, मैंने आपको बताया ऐसे होता है। तो what you will do now when you will be going to vote the next time, you will keep this thing in mind कि यार अगर कोई इंसान नहीं ढंग से काम कर रहा है तो उसको बाहर फेंको ना। अल्टीमेटली दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट आर रूलर्स। तो इनको हटा देना चाहिए अगर ये लोग ढंग से काम ना करें, काहे को इतने इतने साल इन लोगों को रखना। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी, हर पार्टी में है। तो आप अपने वोट करते टाइम में ये चीज़ सोचोगे, मगर ये जो पर्सपेक्टिव आप तक मैंने पहुंचाया, ये कैसे आया? ये आया बिकॉज यू आर स्टडिंग समथिंग, यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ। जिस इंसान तक ये पर्सपेक्टिव पहुंच ही नहीं पाएगा, जो एजुकेटेड होगा ही नहीं, जो किसी भी फॉर्म ऑफ एजुकेशन में एंगेज नहीं होगा, उसको ये एग्जाम्पल, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? उसको नहीं आएगी। तो ही विल कीप वोटिंग फॉर दीज गाइज, and you will vote in this pattern. I hope things are clear how education plays a role on your political attitude। अगर आपको पता है, आप एजुकेटेड हैं, एंड आपको पता है कि कौन से फ्रीडम फाइटर्स, या फॉर मतलब आपको जनरल इंडिया की हिस्ट्री पता है, एंशियंट पता है, मिडिवल पता है, मॉडर्न पता है, तो आप एक पॉलिटिकल नरेटिव अगर कोई आपके लिए गलत सेट कर रहा है या कुछ हेट्रेड फैला रहा है, तो दिस एजुकेशन विल हेल्प यू टू जज एंड मेक योर ओन पॉलिटिकल एटीट्यूड। ना कि आप, मतलब वो होता है ना कि एकदम ही छोड़ो, जाने दो, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है ऑलरेडी। देन रोल ऑफ मीडिया, इस पे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल एटीट्यूड। दे कैन प्रोपोगेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन अ मैनर कि यू माइट इवन गेट कन्विंस्ड ऑफ थिंग्स जो सच में गलत होंगी या जो शायद सही ना हो, एंड यू विल स्टार्ट फॉलोइंग देम, and your political attitude might develop in the favor of the ideology which the media is propagating, और मे बी वाइजा वर्सा, जो भी है। आई नो यू नो कि ये वाला एग्जाम्पल क्या है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस।
So, what is social influence? Basically, these are the processes via which an individual's attitude, belief, or behavior are modified by influence of other. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू हैव इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो ये लोग मान लो कुछ एक चीज़ करते हैं, दे डू सम काइंड ऑफ डांस स्टेप एंड इट बिकम्स ट्रेंडिंग, और इसको देखा देखी फिर एक मास ऑफ पीपल उसको फॉलो करने लगते हैं। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, कि ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं बाय विच एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड या उसका बिलीफ या उसका बिहेवियर जो है मॉडिफाई भी हो जाएगा। काय से? किसी और के इन्फ्लुएंस से हो सकता है। किसी इंसान ने एक वेब सीरीज देखी, मिर्ज़ापुर, ये इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, इन्होंने एक गन खरीद ली और ये उस गन को अपने साथ लेके घूमने लगे और हर कहीं ओपन फायरिंग करने लगते हैं, अपनी वो एक भौकाल मचाने के लिए। सो सोशल इन्फ्लुएंस आप ऐसे भी हो सकते हो, क्योंकि मैं नेगेटिव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ज़्यादातर लोग नेगेटिवली ही होते हैं। पॉजिटिव के एग्जांपल्स मुझे भी ढूंढने पड़ते हैं और कम ही मिलते हैं, कि किसी ने, वैसे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव एग्जांपल भी होते हैं। यू कैन राइट कि व्हेन पीएम मोदी प्रोपोगेटेड दिस स्वच्छ भारत अभियान, तो बहुत सारे एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार हुए और बहुत सारे लोग हुए, सो दे स्टार्टेड डूइंग क्लिनलीनेस ड्राइव्स, तो उसको देख के लोग पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो एक सोशल इन्फ्लुएंस वो भी था कि लोगों ने साफ सफाई रखना शुरू कर दी थी। सो या, वर्क्स इन बोथ वेज। तो आई होप ये, मतलब ये तो बहुत इजी टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है ये आप समझ गए। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये 7 फैक्टर्स हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशनल, सिचुएशनल, ग्रुप साइज, कोहर्सिवनेस, इंपॉर्टेंस, पावर इक्वेशन। नॉर्मेटिव तो ये हो गया कि आपके नॉर्म में ही वो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नॉर्म्स में ही है कि निष्काम भाव से कर्म करना है, तो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट particular belief कि I have to work without any expectations, मुझे बस काम पे अपने ध्यान देना है, so I'll be working hard, है ना, और मैं I won't be expecting results in my favor, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, so I'll focus on working। तो ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है कि हमारे नॉर्म्स से, हमारे कल्चर से या ट्रेडिशन से हमें ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि यार मेडिसिन मुझे खानी अच्छी नहीं लगती है, मगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, या अच्छा इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, आई लव रोमिंग अराउंड, है ना। कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन लग गया है, बट मुझे तो घूमना पसंद था बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक डॉक्टर्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, हर उस मीडियम पे जहाँ से भी मैसेज कम्युनिकेट किया जा सके, एंड दे आर गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वायरस, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो हो सकता है ये जो मेरी घुमक्कड़ वाली आदत थी, मतलब आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, मैं हो सकता है वो ट्रैवलिंग को रोक दूँ, क्योंकि देयर इज़ अ इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस कि भाई अभी ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, अभी कोविड चल रहा है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। So this is the example of, this is another factor, that is informational influence। Then situational influence हो सकता है। अगेन इसमें आप वो वाला एग्जांपल दे सकते हो कि एक इंसान है, ही डज नॉट स्मोक, मगर एक ऐसी सिचुएशन बनाइए कि ही इज इन अ पार्टी जहाँ पे सब लोग उसको फोर्स कर रहे हैं, एंड ही विल नॉट लुक कूल अगर ही वोंट स्मोक और ही वोंट ड्रिंक अल्कोहल। तो उस सिचुएशन की वजह से ये इन्फ्लुएंस होके हो सकता है कि ये इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम कर जाएं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। देन ग्रुप साइज एंड कोहर्सिवनेस, बस इसी चीज़ को आप एक्सपांड करते जाओ। फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन वाज अ नॉन स्मोकर, मगर इनके सारा जो ग्रुप था 10 लोगों का, वो सारे थे चेन स्मोकर। तो इतना बड़ा ग्रुप साइज जब कह रहा है कि भाई पी लो, कोई नहीं मर रहा है स्मोकिंग से, तो हो सकता है ये भी इन्फ्लुएंस होके पी लें कि ठीक है कोई नहीं मर रहा। कोहर्सिवनेस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये जो ग्रुप था, ये एक मतलब
इनके प्रॉक्सिमिटी का ग्रुप नहीं था, ये किसी ऑफिस में गए, यहाँ ये सब उनके कलीग थे, तो वहाँ पे एक माहौल सेट था, या ये पार्टी थी, इसमें इनके जानने वाले सब लोग नहीं थे, मगर सिर्फ एक प्रेशर सोशल सराउंडिंग ने क्रिएट कर दिया, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो गए। कोअर्सिवनेस में क्या होता है कि 5 फ्रेंड्स हैं आपस में, एंड सपोज दे आर वॉचिंग माई एथिक्स लेक्चर, तो अगर ये 4 मेरी एथिक्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग उसके बाद चीज़ें कि कैसे क्या होती है, तो दिस फिफ्थ गाय विल ऑल्सो फॉलो माई माई लेक्चर्स। तो कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप ये भी मैटर करता है। अगर ये वैसा होता है ना कि यार अगर ये 4 लोग एक ही जिम में जा रहे हैं, तो ये पांचवा भी जब भी जिम ज्वाइन करेगा इनके साथ सेम ही जिम में जाएगा। दैट इज हाउ इट इन्फ्लुएंसेस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपके लिए उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि ये 4 जिम जा रहे हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, तो इट वोंट इन्फ्लुएंस। या इसका अगेन थोड़ा सा नेगेटिव ही एग्जांपल जाएगा, बट फॉर एग्जांपल फॉर समवन टोबैको इज इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आप उस टोबैको के लेबल पे लिख दो कि इट इज इंजूरियस, इट किल्स यू, या आप वो टोबैको पे यमराज जी की फोटो बना दो, ये इंसान के लिए तो वो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही विल कंज्यूम इट रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लुएंस आप कुछ कर लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके लिए तो वो ऑब्जेक्ट की ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सो दिस ऑल्सो इज अ फैक्टर विच प्ले अ रोल इन द सोशल इन्फ्लुएंसिंग। एंड देन पावर इक्वेशन। पावर इक्वेशन तो बहुत ईजी है। दिस इज पर्सन वन, दिस इज पर्सन टू, ये टीचर है एंड ही इज अ आईएएस। हो सकता है ये सेम ही इंसान रहे हों, मगर अगर दो अलग अलग एग्जांपल लेना है, एक जगह पे ये सेम इंसान एज अ टीचर लेक्चर ले रहे हैं, एक जगह पे एज अ आईएएस ही इज टेकिंग अ लेक्चर, ये बोल दें आंसर राइटिंग करो, इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो सारे स्टूडेंट हो सकता है ना सुने, मगर कमिंग फ्रॉम अ अथॉरिटी, कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन, आईएएस अगर बोले कि मैं तो आंसर राइटिंग करके ही आईएएस बना था, देन आई एम श्योर 99% लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, एटलीस्ट जितना टीचर के बोलने से इन्फ्लुएंस था उससे तो ज़्यादा ही इनके बोलने से होगा। वाई? बिकॉज देर इज़ अ पावर इक्वेशन। हम वही चीज़ मानते हैं ना जो बहुत ऊपर या बहुत पावरफुल लोगों से आ रही हो, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो दिस इज़ वन थिंग। नाउ लेट अस डिस्कस परसुएशन। परसुएशन में क्या है? सो इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द लार्जर स्टडी ऑफ अ लार्जर स्टडी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्विंग इन इंटेंशनल एक्शन एक्सक्लूडिंग फोर्स टू अचीव एक्सेप्टेंस। बेसिकली एक काइंड ऑफ ये सोशल इन्फ्लुएंस ही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? परसुएशन में आप इंटेंशनली आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। अब इसमें इसमें जैसे सोशल इन्फ्लुएंस में नॉर्म्स किसी को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे कि आप निष्काम कर्म भाव से काम करिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि जैसे वो समय रहना वाला भी केस हुआ था, या जो भी, मैं एक ये बहुत सीरियस इशू भी है सोसाइटी में, जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ कि उनका क्या सोशल सॉरी, उनका क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है उन लोगों के प्रति जो उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। यार अब ये समय रहना का जो कंटेंट है, या मतलब एक एग्जांपल जस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था लास्ट के कुछ दिन में, तो ये कंटेंट एक मैच्योर इंसान तो हो सकता है प्रोसेस कर पाए, मगर व्हाट अबाउट द पीपल? आजकल तो 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल के आदमी तक फ़ोन है, तो ये 5 से 25 वाला जो ग्रुप है, जो ये कंटेंट को प्रोसेस करके उतना मेच्योरली हैंडल नहीं कर पाएगा, इस पे तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना। तभी आप देख रहे हैं कि जो अग्रेसिव गेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट थी जैसे ये पबजी या काउंटर स्ट्राइक टाइप के गेम्स हुए, इनको खेलने से एक मेंटल इम्पैक्ट इंसान के आता है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है अपनी टेंडेंसीज को लेके। तो
ये इन्फ्लुएंस ये लोग कैसे कर रहे हैं, जो मतलब ये जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किसी को बोल तो नहीं रहे कि यार अगर 10 लोग रोस्टिंग करते हैं सोशल मीडिया पे एंड बहुत गाली गलौज करते हैं उसमें, तो वो देख के बच्चे और जो भी यूथ है और जो भी सोसाइटी है उसमें वो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है कि सब कर रहे हैं। ऐसे करके बहुत से लोग करने लगते हैं, सॉरी, कि गाली गलौज तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो क्या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि आप गाली गलौज करो? नो, नन ऑफ देम सेड दिस। तो फिर हमने ये कैसे सीखा? हमने ये अनइंटेंशनली सीख लिया। मतलब इन्होंने इंटेंशनली ये चीज़ प्रोपोगेट नहीं करी। समय रैना इज नॉट इंटेंशनली ट्राइंग टू मेक पीपल, क्या बोलते हैं उसको, ही इज नॉट इंटेंशनली ट्राइंग टू एक्सपोज द किड्स जो मे बी 14-15 ईयर ओल्ड हैं टू अडल्ट कंटेंट। ही इज नॉट इंटेंशनली डूइंग दैट, बट अनइंटेंशनली भी तो वो लोग भी तो उसका कंटेंट कंज्यूम कर ही रहे हैं ना। तो यही बस फ़र्क होता है सोशल इन्फ्लुएंस में, कि ये इंटेंशनल नहीं होती है। मतलब जानबूझ के भी करते हैं, जैसे ब्रांड प्रमोशन वगैरह हो गए, ऑब्वियसली इंटेंशनली भी किया जाता है, मगर अनइंटेंशनल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटेंशनल हो। परसुएशन आप इंटेंशनली करोगे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मोदी जी कम्स एंड ही सेज कि यार स्वच्छ भारत अभियान है एंड मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। अब उन्होंने किसी को नहीं बोला कि आप भी झाड़ू लगाइए, मगर लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। वहीं पे मोदी जी दूसरी तरफ आते हैं, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड ही सेज कि यार प्लीज डोंट बाय गोल्ड। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, डोंट बाय गोल्ड। इन दोनों में फ़र्क क्या था? यहाँ पे जो लोग क्लिननेस के लिए इंस्पायर हुए थे, वो इंटेंशनली मोदी जी ने किसी को बोला नहीं कि भैया तुम जाओ और सफाई करो। उन्होंने खुद करके एक रोल मॉडल, एक मॉडल ऑफ लीडरशिप सेट किया, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो गए। यहाँ पे वो इंटेंशनली लोगों को परसुएट कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट बाय गोल्ड। मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। So this is the difference between social influence and persuasion. Persuasion is a kind of social influence जहाँ पे आप without any force but being very intentional, you try to bring a change, uh, or you try to achieve, to gain certain sort of acceptance in someone's behavior. जैसे इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आई थिंक टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोशल प्रूफिंग एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है, लोगों की जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आती, द कंडीशंस विच दे आर अनश्योर ऑफ, दे आर अनश्योर अबाउट, तो वहाँ पे वो दे ट्राई टू कॉपी द एक्शन ऑफ अदर्स। तो पीएम ने एक पोस्ट डाली थी। ही सेड, उस पोस्ट में ऐसा था कि ही ट्वीटेड दैट ही थैंक बेसिकली 1 करोड़ पीपल, बिकॉज उन लोगों ने अपना जो एलपीजी सब्सिडी था वो वॉलेंटरीली गिव अप कर दिया था। अब अगर आपको सोशल, मतलब ये तो परसुएशन का एक तरीका हो गया ना, कि आपको डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे कि आप सब्सिडी छोड़ दो, तो आप सोचोगे यार मैं क्यों छोड़ दूं, इतने सारे लोग हैं, इनसे बोलो ना सबसे। मगर अगर मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी छोड़ दिया है एंड द पीएम इज थैंकिंग देम, तो फिर आप कहोगे नहीं यार मैं भी छोड़ देता हूँ। तो you are basically copying action. You have this tendency, the mass has the tendency to copy action in unsure condition. अब मुझे नहीं पता कितनों ने छोड़ी नहीं छोड़ी थी, मगर जब मुझे ये पता है कि 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दी, तो हो सकता है अगर मुझे जरूरत नहीं है तो आई ऑल्सो गिव अप। सो दिस इज सोशल प्रूफिंग, कि आप प्रूफ से बता दो। देन लेवरेजिंग द डिफॉल्ट रूल। डिफ़ॉल्ट रूल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, आप जब भी अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें कोई भी एक्सटेंशन खोलेंगे एंड आप उसमें अगर गूगल गूगल सर्च करो या कुछ भी सर्च करो, तो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप करके आएगा, सेट एज डिफ़ॉल्ट। या आप अगर वर्ड फाइल्स या पीडीएफ्स वगैरह भी अपने फ़ोन में भी रीड करते हैं और 2-3 आपके पास ऐप हैं उसके, डॉक्यूमेंट स्कैनर हो गया या वर्ड फाइल या WFS करके होता है कुछ, वो हो गया। तो जब जब आप उनको क्लिक करेंगे तो वो एक आपको ऑप्शन देंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ये एक लोगों की टेंडेंसी होती है कि वंस अ थिंग इज सेटेड एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना, तो अनटिल एंड अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपन,
लोग इस डिफ़ॉल्ट से स्विच नहीं करते, चेंज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिया में जो इंसान जैसे कोई मर जाता है, तो आफ्टर हिज डेथ इट इज़ गवर्नमेंट के साइड से ये मैंडेटरी मैंडेटरी टाइप डिक्लेरेशन है कि उनके जो भी ऑर्गन्स है ना, वो डोनेट कर दिए जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे फंक्शनिंग ऐसे ही चलती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं करवानी, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, बस एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही है कि आफ्टर द डेथ योर ऑर्गन्स विल बी डोनेटेड। अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो एंड यू कैन से कि नहीं, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस, मैं नहीं डोनेट करूंगा। सो नो इशू, मत डोनेट करना। लेकिन ऐसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग गवर्नमेंट ने किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक डेटा था कि जो ऑस्ट्रिया है ना, उसमें 90% ऑफ द पीपल हैव डोनेटेड देयर ऑर्गन्स, मतलब आफ्टर डेथ या जैसे भी है। सो द डोनेशन परसेंटेज यू सी, ओनली 10% लोगों के पास इतनी मतलब 10% लोग ही इतना एफर्ट करते हैं कि जाके अलग से कैंसिल करवाएं ये डिफ़ॉल्ट स्कीम। वरना तो सब इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, आफ्टर द डेथ मेरे ऑर्गन होते हैं, डोनेट होने दो, क्या दिक्कत है। सो लेवरेजिंग द डिफ़ॉल्ट रूल, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है परसुएशन का। एक बार आप एक चीज़ डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दो, इंसान उसको चेंज कराने से बेटर है कि वो फॉलो करता रहेगा अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उसको इन्फ्लुएंस नहीं करे वो चीज़। देन स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स, अगर आपको परसुएट करना है किसी को, फॉर एग्जांपल एक कोचिंग है, उसको अगर परसुएट करना है किसी को, मतलब किसी को क्या, मोस्टली स्टूडेंट्स को, टू बाय देयर कोर्सेज, तो वो क्या करेगी? वो कुछ इस टाइप के एड्स बनाएगी, 100 सीट्स लेफ्ट, है ना? आप जैसे अमेजोन या उस पे फ्लिपकार्ट पे भी देखोगे कोई प्रोडक्ट, और आप जैसे ही वहां से बैक स्क्रीन जाते हो तो लिख के आता है ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, है ना? इस टाइप का। सो इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मेंटल प्रेशर ऑन योर माइंड कि यार बहुत कम बची है ये चीज़, बहुत स्केर्स में है। और ये क्योंकि सबको पता है कि डिमांड ऑफ लॉ तो यही कहता है कि जिस चीज़ की स्केर्सिटी ज़्यादा है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड एंड सप्लाई ऐसे ही चलते हैं। तो एक स्केर्सिटी क्रिएट कर दो कि फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि कोई चीज़ एक्स वाई जी है, अभी ये चीज़ फ्री है, अभी कर लो। अगर 10 दिन बाद करोगे तो 500 रुपये लगेगा। सो आप क्या करोगे? आप अभी कर लोगे। तो इन्होंने कोई फोर्स नहीं लगाया आप पे, बट इन्होंने इस तरह से आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस किया है, इस तरीके से आपको इंटेंशनली एक्ट करने पे मजबूर कर दिया है कि नाउ यू विल प्रेफर कि यार फ्री में ही करवा लूँ, बाद में 500 रुपये कौन देगा। सो स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स। देन रेसिप्रोसिटी, कि क्रिएटिंग मॉरल डेप्थ। आप जैसे बस डिपो पे कभी गए हो, तो वहाँ पे वो बाम बेचने वाले लोग होते हैं, दिल कम एंड दिल वो आपके फोरहेड पे उसको लगा देंगे, एंड देन दिल वेरी इमोशनली टेल यू कि मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ तो करिए। एंड यू आर इन अ मॉरल डेप्थ कि यार गरीब आदमी है, चलो अब लगा दिया है, 10 रुपये दे देता हूँ, मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। ऐसे कभी आप सिग्नल पे खड़े होंगे तो कोई आएगा और अचानक से बिना आपसे पूछे आपका पहले गाड़ी का पूरा कांच गंदा करेगा फोम वगैरह से, और फिर उसको साफ करेगा, एंड देन दे आस्क फॉर मनी। सो इट इज बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ मॉरल डेट ऑन यू, है ना? कोई फोर्सफुली आपसे तो नहीं मांग रहा है कि भैया जिसने आपके सर पे बाम लगाया उसने फोर्सफुली तो नहीं मांगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मांग भी लेते हैं, मगर इन जनरली वो लोग फोर्सफुली तो नहीं मांगते हैं। या एक इसका अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है जियो का। जियो आया था, आई थिंक 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट दिया उसने आपको, सब कुछ फ्री, मतलब फ्री इंटरनेट, आई थिंक अनलिमिटेड भी था और अच्छी स्पीड वाला भी था। तो उन्होंने एक मॉरल डेटा आप पे क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद व्हेन दे स्टार्ट चार्जिंग, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने वही खरीदा, आपने वो जियो की ही सिम कंटिन्यू करी। सो ये भी एक तरीका है परसुएट करने का लोगों को। देन अटेंशन एंड क्लियर मैसेजिंग, आपका जितना ज़्यादा मैसेज क्लियर होगा, मतलब एक टेक्निक में इसको भी इन्वॉल्व करते हैं इसलिए क्योंकि आपको मैसेज अपना क्लियर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दो बूंद जिंदगी की सॉरी, दो बूंद जिंदगी की, ये लाइन ही बता रही है इस चीज का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है। दिस टू ड्रॉप्स विल बिकम मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अगर आप इतना क्लियर मैसेजिंग रखेंगे तो यू विल बी एबल टू परसुएट मोर मोर पीपल। वैसे ही लोगों को आप बोल बोल के परेशान हो जाओ कि यार गंगा रिजुविनेशन एंड क्लीनिंग का एक्ट लाते हैं हम,
इस गंगा जी को साफ करना है, सब करना है, लोग नहीं मानेंगे। तो आप क्या करो, नाम में कुछ ऐसा रखो, उस इनिशिएटिव का नाम रख दो नमामि गंगे, कि गंगा जी इज अ शी इज अ गॉडेस या एक मदर रिवर टाइप्स हैं, तो हम उन्हें नमस्कार या प्रणाम कर रहे हैं, सो नमामि गंगे। तो जब नाम ही ऐसा है कि जिस चीज़ को आप नमस्कार कर रहे हो और यू आर ग्रीटिंग दैट थिंग, तो आप इसको पल्यूट थोड़ी करोगे। तो कितना अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ ना, आपने उसका नाम ही इतना रिस्पेक्टेबल और इतना ऑनर वाला रख दिया है कि इंसान ऑटोमेटिकली उसको नहीं पल्यूट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ परसुएशन। देन अनदर वे इज मैसेंजर लाइकिंग। आप, इंडिया में ऐसा बहुत होता है कि मैसेंजर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है देन द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र में एक ब्रांड को प्रमोट करें, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द ब्रांड इज मेकिंग, ये ब्रांड लोग लेंगे नहीं लेंगे, दे विल टेक। विराट कोहली सेम चीज़ दिल्ली में करें, लोग लेंगे नहीं लेंगे। सौरव गांगुली ये चीज़ कैलकाटा में करें, तो मैसेज से ज़्यादा भी कभी कभी ना मैसेंजर की वैल्यू और लाइकिंग होती है मास में। तो अगर आपको परसुएट करवाना है, अब अगर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, जब इलेक्शंस होंगे, इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको एम्बेसडर बना दे कि आप सब लोग अपने अपने जगह पे स्टेट्स में जाइए और बोलिए कि भैया वोटिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उस टाइम पे वोटर परसेंटेज में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों ने मैसेज को कन्वे किया है। और ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कई लोगों के लिए और बहुत सारी मास पब्लिक के लिए मैसेज से ज़्यादा तो ये लोग इम्पोर्टेंट थे। तो कई लोग ऐसे होंगे जो इसलिए वोट नहीं किया कि भाई डेमोक्रेसी है, वोटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट इसलिए वोट की क्योंकि सचिन ने बोला था करना है तो करना है। तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ परसुएशन। और इलेक्शन कमीशन करता है बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को, वो यूज़ करता है इलेक्शन के टाइम पे। एंड देन देयर इज़ अ फाइनल एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, कि पब्लिक कमिटमेंट। पब्लिक कमिटमेंट से कैसे आप परसुएट करोगे इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ दिस इज अ स्टेज एंड दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड। अब इस स्टेज पे खड़े होके, यहाँ पे यहाँ पे खड़े होके मैंने एक सभा बुलाई। आई कॉल्ड एन असेंबली फॉर व्हाट टॉपिक, फॉर मे बी ट्री कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। सो आई लास्ट देम कि आप लोग एक प्लेज लीजिए, मतलब वो जैसे स्कूल में प्लेज लेते थे ना, हाथ आगे करके। सो यू गाइज ऑल टेक अ प्लेज दैट यू विल go back to your home from this assembly and you will plant a tree and you will post a photo on XYZ social media platform। तो अब इन सब लोगों ने ऐसे हाथ करके प्लेज ले लिया। अब यहाँ पे बहुत सारा मीडिया था जो अपने कैमरास से इन सबको कवर कर रहा था। हर न्यूज़ चैनल पे और पेपर में इन लोगों में से बहुतों की फ़ोटो छपनी है प्लेज लेते हुए। तो क्या इन लोगों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं आ जाएगा, अगर ये लोग खुद से ही करते हो, मतलब खुद से करते तो और अच्छा ही है कि बिना किसी ऑब्लिगेशन के ये लोग खुद से सेल्फ ड्रिवन प्लांटेशन ड्राइव करें। मगर अगर ये नहीं भी करते और ये सिर्फ यहाँ पे टाइम पास के लिए भी आए थे, तो अब इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं आ गया है। एक तरीके से मैंने इनको परसुएट नहीं कर दिया है कि भाई अब तो तुम्हें प्लांट प्लांटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो यहाँ पे तो तुम दिख रहे थे प्लेज लेते हुए और तुम्हारी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड हुई नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है उस दिन के, सब लोगों ने प्लांटेशन घरों पे जा जाके कुछ कुछ प्लांट्स उगाए हैं और फोटो डाली है, तुमने नहीं डाली है। सो इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन देम। सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ परसुएशन। इस तरीके से भी पब्लिक कमिटमेंट करवा के भी मैं परसुएट कर सकता हूँ लोगों को। So yeah, that's all for this video. We have covered plenty of topics with respect to attitude. हमने persuasion देखा, social influence देखा, political attitude देखा, belief, value versus attitude, attitude का thought पे influence,
इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, देन फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड देखे, उसमें नॉलेज, यूटिलिटी, ईगो डिफेंसिव, सोशल एडजस्टमेंट, देन हमने फॉर्मेशन कैसे होता है, पैवलोव कंडीशनिंग मॉडल, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कल्चर देखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, सब्जेक्ट टू चेंज, सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर हमने रिलेशनशिप्स देखे बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड, जैसे अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, और सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एटीट्यूड। सो आई थिंक अराउंड, अगर 100% कवरेज की मैं बात करूं एटीट्यूड यूनिट की, तो आई थिंक 75% कवरेज हो गया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके मैं सेपरेट वीडियोस डाल दूंगा। बस अब इसमें एक चीज़ रहती है एनरिचमेंट की। दैट एनरिचमेंट आप लोग कर सकते हैं न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर्स, जहाँ से भी आप कंज्यूम करते हैं वहाँ से आप एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो 75% हमने पढ़ा है। और अगर कुछ रेफरेंस सोर्सेज आपको देखने हैं, जैसे लेक्सिकॉन करके एक बुक है, या कोई नोट्स आपको जो मिलते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों की डेफिनेशंस या कोटेशंस और ऐड कर सकते हैं। कंसेप्ट वाइज तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। इस पे ऐड ऑन और बिल्डअप करके हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।